बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर अली रियाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अली? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और शदीद गर्मी पड़ रही है इस टाइम, स्टूडियो में भी मुझे शदीद गर्मी लग रही है और इस गर्म मौसम को जो है इसमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, जूसेस का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो सेहत है वो बहुत अच्छी रहे। अभी क्योंकि अच्छा जैसे ईद उल अज़हा भी करीब है और उसके साथ साथ जो है मंडियाँ भी सज चुकी हैं, तो अभी वहाँ पर जिस तरह जानवर हैं और आप खरीदो फरोख्त के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे अली आप तो रिपोर्टिंग करते रहते हैं, जाहिर सी बात है गर्मी। मैं अभी आप जो है मेकअप जब कर रही थी तो अलिशा मेरे साथ मौजूद थी, मैं उससे यही बात कर रही थी, मैंने कहा यार आप लोगों को भी वैसे सलाम है, यकीन करें इतनी गर्मी में रिपोर्टिंग करना, और क्योंकि आपने जाना होता है, बाहर निकलना होता है, बीच पे हर चीज़ को डिस्कस करना होता है, तो बड़ी हिम्मत है वैसे आप लोग। असल में जो फील्ड की जॉब है ना वो इसी तरह का इम्तिहान है कि गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो आपने जाना है, आपने काम करना है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग भी है। इसमें इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि एक बात है ना कि जैसे कि जो सख्त वक्त है ना वो इंसान को मजबूत बनाता है और सख्त सिचुएशन और सख्त हार्ड चीजें जो हैं, तो इसलिए जो फील्ड के जो वर्कर जितने भी होते हैं ना आप देखें नॉर्मली अब फिर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये एक अच्छी बात होती है, आपको आपके नॉलेज में इजाफा होता है। आप जब चीज़ें देख रहे होते हैं, आप लोगों से डिस्कस करते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। तो ये लेकिन उसमें ये है कि अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आजकल तो अली अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ये ना हो फिर हम अली को ढूंढते रहे। नहीं, गर्मी तो वैसे वाकई में वैसे फील हो रहा है कि ये जून जुलाई चल रहा है। यार अभी देखो ना, कल भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, परसों भी, और अभी मैं जब सुबह ऑफिस आ रही थी बहुत शदीद गर्मी। अभी भी हम लोग यहाँ स्टूडियो में भी बैठे हुए, एक तो आपके लाइट्स का भी होता है और उसके बावजूद भी आप जो ना शदीद गर्मी है। अच्छा, इसके साथ ही हम अभी बात करेंगे ईद उल अज़हा के हवाले से भी, और क्योंकि अली भी वहाँ गए तो क्या सूरत हाल थी अली मंडियों में? मंडियों के हवाले से देखें तो एक हमारे यहाँ ना एक अच्छी चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त है कि हम क्योंकि सनत इब्राहिमी की अदायगी के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान बिलखुसूस हमारे यहाँ पर जो एक ना फेस्टिविटी और कल्चर का बड़ा एक कलर नज़र आता है। अब जैसे मैं कल अगर जैसे मंडी में जहाँ मैं अब मुल्तान में अगर मंडी की से बात करें तो 4 से 5 पॉइंट्स पे लगती है। जहाँ पर मैं कल गया होता मंडी में वो जसवंतगढ़ मंडी है मुल्तान में, भावलपुर रोड के बाईपास के पास जो है। अब ख़ास बात वहाँ पर ये होती है कि आपको ना एक ऐसी अब अपार्ट फ्रॉम गर्मी के अलावा अगर हम देखें ना, क्योंकि अब पहले दिनों तो ऐसे था, पिछले चांद नजर आने से पहले हमारे ना एक ट्रेंड है कि इतना रश नहीं होता। तो मंडी में मवेशी आए हुए थे, बड़ी तादाद में जानवर भी थे मौजूद थे, लेकिन कल से ना रश देखने में, कल क्योंकि बुध भी थी तो अमूमन होता ही है कि मंगल बुध कसाईयों की जो दिन है वो छुट्टी होती है तो मंडी करते हैं, तो मंडी करने कल रश वैसे बहुत ज्यादा रश था और फिर आवाम भी निकली हुई थी। तो कल अभी मुल्तान की जो मंडियां हैं खासी फुल ऑन, यानी कि रश है बहुत ज्यादा, जानवर भी नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम चीज जो है इस बात यह है कि अब मंडी की जब बात हो इसमें 3-4 जो सेगमेंट्स है वो खासे इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमारी कैटल मैनेजमेंट कंपनी जो सारी मंडियों में जो ठेके होते हैं सारे चलते हैं वो करवाते हैं। दूसरा फिर इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। अब एक मंडी के अंदर जो लग गई है वहाँ पर उनकी जो एंट्री फीस है, एंट्री फीस से लेकर वहाँ पर कैंप्स लगाए जाते हैं। लाइफ स्टॉक के कैंप्स होंगे, रेस्क्यू डेवलपमेंट लेवल 2 कैंप हो गए। अब लाइफ स्टॉक के कैंप के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको पता है पिछले साल लिम्पिक स्किन का कितना बड़ा इशू था। लिम्पिक स्किन का इस हद तक इशू था कि हमने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि पिछली बार आपने अगर देखा हो तो बड़े के जानवर की जानिब लोग इतने ज्यादा तवज्जो नहीं कर रहे थे, बकरे ले रहे थे, खरीद रहे थे। लेकिन इस बार जो है खासा लोगों का रुझान बदल रहा है क्योंकि पिछले बार लिम्पिक स्किन बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक था। डेरा गाजी खान और भावलपुर खासा मुतासर इलाका रहे हैं पिछले साल। मुल्तान में इतने केसेस नहीं रहे लिम्पिक स्किन की वजह से। उसमें फिर होता यह था कि उसमें तो जानवर की स्किन पर वो दाने से बन जाते थे और फिर जानवर डे बाय डे डल होना शुरू होकर साथ साथ एक वक्त यह था कि वो मर जाया करता था। अब डॉक्टर्स में उसमें ये रिकमेंडेशन थी, लेकिन स्टार्ट में जब नई बीमारी ये थी यहाँ पर जब आई सिंध से, यहाँ पर जब ये आई थी दीगर सूबों से, तो यहाँ पर इसका उस वक्त जो है उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं था। लेकिन अब कुछ 1 साल 6 महीने बाद लिम्पीवैक के नाम से 3-4 जो मेडिसिन है वो आ रही हैं। अब लाइफ स्टॉक जो वहाँ पर काम ये कर रहा है उनका वहाँ पर कैंप मौजूद है। वहाँ पर अब लिम्पिक स्किन के जो टेस्ट हैं वो वहाँ पर उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। देन हमारा जो पिछले दिनों जो मुश्किल चीज़ है वो है कांगू का भी वहाँ पर वो स्प्रे करते हैं। और इन तीनों चीज़ों की जो होस्ट हैं वो चीचड़ होते हैं।
अब अमूमन होता ये है कि अब ये देखें ना, जब जैसे जैसे वक्त बदलता है ना, टेक्नोलॉजी नई नई आती है तो उससे इंसान को फ़ायदा पहुंचता है। अब आज से 20 साल पहले ये नहीं पता था कि किसी जानवर मंडी में आया तो वो डायरेक्ट आ जाया करते, लेकिन अब इन्होंने मंडी के अंदर भी जो बड़ा एहसन इकदाम है, करंटीना सेंटर बनाए कि जानवर कोई आता है, मिसाल के तौर पर कोई जानवर है और उसको लिम्पी स्किन का कोई मसला है या कोई बीमारी है, वो उसको क्वारंटाइन कर देते हैं अलग से, उसको एंटर ही नहीं करते मंडी में, ताकि वो वहाँ पर 10 दिन 5 दिन रहे और उसके बाद अगर उसकी सिचुएशन बेहतर होती है तो उसको मंडी में आगे दिया जाता है, अदरवाइज उसको वहीं पर रखकर बेच देते हैं जैसे सूरत हाल होती है। अब इस तमाम सिनेरियो में जो हमारा जो खरीदार हैं, जो आम लोग हैं, उसमें बड़ी खासी अहमियत की हामिल चीज़ ये है कि अक्सर लोग ये होते हैं कि नाम सुनते डर से जाते हैं कि यार लिम्पी स्किन गाँव, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें उस हद तक खतरनाक नहीं है। अब डॉक्टर्स ये बता रहे हैं, लाइफ स्टॉक के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी जानवर को पिछले दिनों हो चुका है तो अब वो सेफ है, क्योंकि स्किन की डिजीज़ है, उसको स्किन में रहते तो ज़्यादा डेडली नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ अगर बात करें मुंहखर की बीमारी, जो कि काफ़ी डेडली रही है, मुंहखर की बीमारी की वजह से होता ये था कि जानवर डल होता है, बिल्कुल सुस्त होता है और उसके बाद वो ना सिर्फ उसका गोश्त डैमेज हो जाता है और वो बिल्कुल मर जाता है। तो इस बार जो हॉट टॉपिक्स जो रहे थे, लिम्पी स्किन था, कॉन्गो था, लेकिन जो मुंहखर हम उसको बोल रहे थे, उसके बारे में भी इस बार इकदाम कर रहे हैं। फिर अब जैसे आप कह रहे हैं कि वेदर है, मौसम बदल रहा है, गर्मी की शिद्दत है, तो जानवरों पर भी इम्पैक्ट होता है, टेम्परेचर उनका भी हाई चला जाता है। तो मैनेजमेंट जो है इंडिविजुअली, अब जैसे कि अब हमारे यहाँ इस चीज़ का ना ट्रेंड नहीं है। अब आड़ती जो जहाँ पर है वो एक अपनी आड़त ले लेता है, अब वहाँ पर उस एक ही आड़त में अब अमूमन होता है कि जो जानवर बेचने वाले आए हैं, 50 जानवर उसका खड़ा हुआ है, 20 जानवर उनके खड़े हुए हैं। अब 50-70 जानवर जब एक जगह खड़े होंगे तो भाई जानवरों की भी हीट है, ऑब्वियसली एक चीज है। अब गर्मी की वजह से अब आप इमेजिन करें अगर टेम्परेचर आज 41 42 जा रहा है तो इसका फील जो है, फील हमारा 45 46 पे होता है, और हमारे यहाँ अलमिया यही है कि हमारा जो फील है बढ़ जाता है, क्योंकि हम ग्रे एरिया, यहाँ थोड़ी दरख्त नहीं है, जैसे अब 45 तो हो गए लाइक 55 ना 55 एग्जैक्टली, क्योंकि उसको फील बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे जो अमूमन दर्जा रात का जो फील है वो इसलिए बढ़ता है कि जो हमारी जो जमीनी आबो हवा है वो किस तरह की है। अगर हमारी आबो हवा में इस तरह की है कि रेगिस्तानी है, जहाँ पर हमारे यहाँ सब्ज दरख्त नहीं है, तो उससे इम्पैक्ट ये होगा कि हमारा टेम्परेचर तो होगा 40-45 पे, लेकिन उसका फील बढ़ जाएगा 50 पे, और हमारा अलमिया ही यही है मुल्तान का। तो अक्सर हम ये, मैं कल भी चेक कर रहा था, मैं कह रहा आज टेम्परेचर चेक कर रहा था, टेम्परेचर खड़ा हुआ था 39 40 42 43 या 40, अब वो जब उसको फील्ड नीचे चेक किया तो फील्ड उसका 46 पर आ रहा था। तो इस तमाम सिनेरियो में अब जानवर पे बहुत ज्यादा मसला है। अब देखें ग्रीनरी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ पर देख रहे हैं खत्म हो रही है ना हमारे यहाँ, दरख्त जितनी तेजी से काटे जा रहे हैं, और फिर जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज की हम अक्सर बात करते हैं तो वो यही है ना कि अभी जून के महीने में भी जो हमने देखा एकदम से मौसम चेंज हुआ, फिर उसके बाद जो अब गर्मी की शिद्दत और मजीद बढ़ गई है, अभी तो जुलाई भी आया है आना है, अभी देखो क्या हाल बनता है। लेकिन उसके साथ साथ जो है हम अगर बात कर लेते हैं अपनी फसलों की तरफ भी आ जाएंगे, क्योंकि ज़राअत भी हम बात करें तो जनूबी पंजाब में तो ज़राअत के हवाले से बहुत रिच समझा जाता है। जनूबी पंजाब फूड बास्केट है बेसिकली, जनूबी पंजाब को अगर हाइपर कर दें तो फिर बचेगा कुछ नहीं सही बात है। और अभी उस पर भी हम साथ साथ बात करेंगे कि इस टाइम गंदम के हवाले से क्या है, कपास के हवाले से बात करेंगे इस टाइम, क्योंकि कपास के ऊपर भी इस दफ़ा हुकूमत भी थोड़ा सा जोर दे रही थी कि कपास के ऊपर भी जो है काम किया जाए, और अपनी एक्सपोर्ट को हम बेहतर करेंगे तो हमारी मईशत भी बेहतर होगी। एग्जैक्टली। अब जैसे आपने बात की थी ना क्लाइमेट, अब क्लाइमेट सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं, मतलब एक चीज तो फैक्ट है, सबको पता है कि दो चीजें इस दुनिया में कायनात में हो रही हैं। नंबर 1 चीज ये कि सूरज जो है वो करीब आ रहा है, क्योंकि ये दुनिया जो है एक्सपेंड कर रही है, वो तो सबको पता है कि कायनात जो फैल रही है। चांद हमसे दूर जा रहा है, मतलब करोड़ों साल बाद हम चांद को ऐसे देखेंगे छोटा सा स्टार होगा और सूरज जो हमारे बिल्कुल करीब आ जाएगा। मतलब कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप अंदाजे के मुताबिक 13 मिलियन साल बाद कुछ ऐसा वक्त आएगा सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा। अब ये तो एक नेचुरल चीज़ें हो रही है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्लाइमेट चेंज में नो डाउट ये सारी चीजें उसको इफेक्ट करती हैं, लेकिन इंसान ने अपनी तबाही का सामान खुद बनाया है। हमने अपनी क्या रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल हम ये रोल प्ले कर रहे हैं। अलमिया हमारा ये है कि हम दरख्तों को बेदरेक और बेजा काट रहे हैं। हम ये नहीं ख्याल कर रहे कि यार आज जो एक दरख्त है उसका फायदा क्या होगा। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखने का इत्तेफाक हुआ था कि एक वीरान सी जगह थी, रेगिस्तान, मेरे ख्याल से आई थिंक वो इंडिया की जगह थी। उसके उस रेगिस्तान के अंदर जैसे नकलिस्तान नुमा एक दरख्त था, उस दरख्त की मेरे ख्याल से हाइट होगी 4 से 20 मीटर या अप्रोक्सीमेटली इतनी चौड़ाई उसकी ज्यादा थी। तो लोग वहां पर उसके नीचे दरख्त के नीचे 4 बजे जैसे गांव में होते हैं वो रात को बैठे हुए थे। तो किसी ने कैप्शन दी हुई थी कि इंसान की ये असल में हमारी हैसियत है कि एक दरख्त
कितने लोगों को साया दे रहा है, और आप इमेजिन करेंगे चारों तरफ धूप ही धूप है। तो यार ये वाकई में अच्छा यार, पहले होता था दरख्त लगे होते थे ना, चाहे जानवर जो बाहर वाले बिल्लियां हैं, डॉग्स फिर रहे होते थे, बाकी जानवर भी, वो सायादार दरख्त के नीचे गर्मी की वजह से वहां पर आराम कर लेते थे। अब भी क्योंकि जब उनको दरख्त ही नजर नहीं आता हर जगह, जो है वो बड़ा, ये भी बड़ा मुश्किल है कि आप जो है वो आराम भी नहीं कर सकते कि आराम क्या, साया मुझे साया क्या, इसमें एक बड़ी जरूरी चीज है जिसको मैं यहाँ पर कहता चलूँ, वो ये है कि आपको याद होगा कि हमने अपने बचपन में देखी थी काइट्स चील हुआ करती थी, कौवे हुआ करते थे। अच्छा ये तो चले आम है, तोते हमारे यहाँ इवन मुल्तान के गिरदो, अब तो गिरदोनमा के मुल्तान के करीब, जैसे शुजाबाद से हम शुजाबाद पुराने शुजाबाद रोड के पास जाते हैं, यहाँ पर तोते आया करते थे बाकायदा तौर पर। हमारे यहाँ ये इसको बायोडाइवर्सिटी, हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। खत्म क्या, डेड एंड पर है। अब क्या है कि दरख्त जब हमने काटे हैं, उससे सिर्फ हमने अपना नुकसान नहीं किया, उससे हमने परिंदों का भी नुकसान किया कि वो जो छोटी चिड़ियां हैं, अब वो शहरी चिड़ियां नहीं मिलती हैं। हाँ, नहीं आती। अच्छा मेरे घर में जो है वो जो दरख्त लगे हुए हैं वहाँ पे चिड़ियां आती हैं, लेकिन अब वो पहले बहुत ज्यादा शोर होता था, बड़ा अच्छा भी लगता था सुबह सुबह के टाइम, और शाम को भी अक्सर जब मैं पौधों को पानी दे रही होती थी तो चिड़ियां आ जाती थी ना। अभी बहुत कम हो गया है, बस वो दरख्त की वजह से बोलेंगे कुछ चंद चिड़ियां हैं, वरना पहले बहुत कलरफुल सी आती थी, डिफरेंट आती थी और बड़ा अच्छा लगता था। अब नहीं आती, अब दरख्त नहीं है। और फिर देखे ना, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम इस सिनेरियो से हटा लें, एक मिनट के सोचे यार इसका माहौल पे क्या इम्पैक्ट है, पूरा एक इकोसिस्टम की जो चेन है, अगर हम उसको साइड पर करते हैं, आप देखें हम लोग कितने डिप्रेस्ड हैं, टेंशन है। मतलब मेरा ये एक्सपेरिमेंट है, मेरा तजुर्बा है, अगर कभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो ना, सुबह के वक्त शाम के वक्त, आप किसी ऐसी जगह में जाएं जहां पर दरख्त हो बहुत सारे, या पार्क ऐसा हो, वहां पर आप सिर्फ जाकर परिंदों की चहचहाहट महसूस करें, जमीन पर बैठकर यानी कि घास पर बैठकर आप महसूस करें। मुझे तो फील होता है कि वो इतना एंटी डिप्रेसिंग है वो चीज़, वो आप ऐसा फील होता है कि यार ये मुझसे बातें कर रही है। नेचर का बहुत असर होता है आपके ऊपर। मतलब हम जैसे नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो आप खुद देखो कि हमारा मूड चेंज हो जाता है, हमारा सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है, मतलब हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। तो नेचर का बड़ा असर होता है। जैसे ही फिर हम जब मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं तो वो आपके टोटली सारा डिफरेंट हो जाता है कि आप जब मैदानी इलाकों की तरफ रुख करते हैं तो आप हर चीज को जब फील रहते हैं तो आपको मसाइल आपको बहुत ज्यादा नजर आते हैं, परेशानियां आपको इस तरह घेर लेती हैं। तो ये बड़ी चीजें आप वहां के जो लोगों को देखते हो ना मैली, बड़े पुरसकून, बहुत ही ऐसे खुश हशाश बशाश, और बड़ा अच्छा लगता है कि यार उन लोगों के अंदर ना ये चीजें, वो छोटे छोटे मसाइलों में चल भी रहे होंगे तो उनमें खुश रहते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत टेंशनों को लेकर साथ चल रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तो हमारे यहाँ, और ये हमने ऑटोमेटिकली चीजों को खुद ब खुद बना लिया है। मतलब अगर हमारी जो पिछली नस्ल थी, हमारे वालिदैन, अब हमारी शक्लों पे वो खुशी नहीं है। अब वो ये अक्सर पूछते हैं आप लोगों को टेंशन होती, तो कोई टेंशन नहीं है। हमारा टेंशन नहीं, हमें असल में इम्पैक्ट सी ऐसे, हम घर से बाहर निकलते हैं, पोल्यूशन, आलूदगी, धूल मट्टी, थोड़ा सा आगे जाए सड़कों पर निकले, दरख्त नहीं है, गर्मी इतनी पड़ रही है। अब इमेजिन करें जो बंदा 43, 44 में टेम्परेचर के में 12 बजे या 3 बजे घर आएगा, उसमें खुशी तो नहीं होगी ना, गुस्सा या टेंशन ही होगी ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे बड़ा मैटर, हालांकि मौसम का असर आपके मूड पे भी पड़ता है ना, बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत जितने अच्छे मूड में होंगे ना, गर्मी लग रही हो आपको, मूड खराब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा फिर दिन ब दिन हमारे ट्रैफिक का मिसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह चीजें हमारी होती जा रही हैं। अभी मैं ये देख रही थी कि लोग, ये रिक्वेस्ट भी करूंगी, मैं चाह रही थी कि चले अभी बात ऐसी हुई तो एम्बुलेंसेस गुजर रही होती हैं, ये हमारे यहाँ बहुत ही वैसे गलत है इस मामले में कि लोग इतनी कुछ जल्दबाजी का शिकार होते हैं कि वो सबसे पहले ये होता है कि उनको कोशिश होती है कि यार हम निकल जाएं किसी तरीके से, चाहे पीछे वाला जो है जो भी है गुजर रहा है, कोई उनसे लेना देना नहीं होता। तो परसों मैंने यही हाल देखा कि एम्बुलेंस ने जाना था और वो ज़रूरी था, लेकिन ट्रैफिक एकदम हमारे जो है वो फंस गई कि समझ नहीं आता कि उसको रास्ता कैसे दें। लोग इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि अगर थोड़ा सा भी स्पेस आती है तो वो फौरन से अपनी गाड़ी आगे कर लेंगे या बाइक बीच में घुस आएगी, अगले को जगह नहीं देंगे कि अगर वो आसानी से गुजर जाए। तो ये बड़ी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि कम से कम आप एम्बुलेंस को तो जगह दें ताकि बर वक्त जो है वो हॉस्पिटल को अगर जाना पहुंचना चाह रहा है तो पहुंच जाए और इंसानी जान जो है वो बच सके। इसमें इंसान को अपना बड़ा ही जिम्मेदारी हो। तो कुछ लोग होते हैं एम्बुलेंस के पीछे ही गाड़ी लगा लेते हैं, चलो वो ये जैसे जैसे जाएगी हम इसके पीछे निकल जाएंगे, ये तो हाल है। हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना कल को हम पर भी कुछ इमरजेंसी हो सकता है। अगर हम उस गाड़ी में बैठे हों या हमारा कोई अजीज इस तकलीफ से गुजर रहा हो,
फिर हम क्या सोचेंगे, फिर हम ये सोचेंगे यार सब भाड़ में जाए, हमें रास्ता मिल जाए, हम पहुंच जाए। हाँ, फिर हमारे माइंड में यही होगा, लेकिन जब किसी और पर बीतती है हाँ, तो हम उसका इस चीज एहसास को नहीं करते करते ना, यही तो बिल्कुल बात ऐसा है। ही। इंसानियत और ये जो कहते हैं एहसास है ना, ये बड़ी कीमती चीज होती है। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं हम इस चीज से भी दूर होते दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली बुनियादी जो जानवर हमें फर्क यही है ना कि जानवर एहसास नहीं करते। हम्म, मतलब शेर है, उसने अपना जंगल में कानून है, उसने अपने हिसाब से चलना है। हाथी हाथी के हिसाब से चलेगा, उनमें एहसास नहीं है। इंसान वो वाहिद मखलूक है ना हाँ, कि हम जिसमें अल्लाह ताला ने एहसास बिल्कुल करते हैं। अशरफुल मखलूकात में इंसान को ही बनाया गया ना। बिल्कुल अच्छा जी, ये बातें तो होती रहेंगी, साथ साथ हम आ जाते हैं ज़राअत के हवाले से। जैसे बिल्कुल। कपास की बात कर रहे थे कि कपास की इस टाइम क्या सूरत हाल है? कपास के इस वक्त अगर हम जैसे बात चल रही थी कपास, एक तो इस बार जो इस कपास का सीजन था, स्टार्टिंग सीजन था, वो खासा अच्छा रहा है, पॉजिटिव रहा है। फार्मर्स इस बार अर्ली सोइंग की तरफ भी बेहतरी थी गई थी, क्योंकि क्लाइमेट का इशू था। तो जैसे कि टेम्परेचर पीछे दर्जरात पीछे आ रहा था, पीछे आने से मुराद है कि दर्जरात मार्च में आए चला गया था। तो इस बार फार्मर्स की कोशिश थी, उस पर अर्ली कॉटन सोइंग काफ़ी हुई है। मतलब मुल्तान में 45, 42, 40 to 45, 50% तक अर्ली सोइंग डिवीजन मुल्तान में पूरी हो गई थी। इतना अच्छा रहा था। स्टार्ट में अच्छा था, हमारा सूरत खासी बेहतर थी। फिर पिछले दिनों आपको बताया कि बारिशें हुई और बारिशों के बाद फिर टेम्परेचर जो है एकदम से डाउन कर गया था। उसमें सूरत ऐसी थी कि उसमें जेसिड और उसके साथ साथ जो वीड्स थी, जिसमें जड़ी बूटियों का हमला रहा था, और उसके बाद जो, और ये वो चीज़ें थी कि जब कपास इनिशियल स्टेज पर होती है उस पर इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाया करता होता है। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस बार अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें तो निगरान वज़ीर आला का भी इस बार खासा अच्छा इनिशिएटिव था। उन्होंने कॉटन को प्रायोरिटी दी है। कॉटन का उन्होंने इस बार पहली बार इतना बड़ा रकबा उन्होंने मुकर्रर किया कि 50 लाख एकड़ पर लगानी है। और सैट चाहिए कि अभी तक जो पूरे पंजाब में जो टारगेट था उनका 48 लाख एकड़ तक लग चुकी है, जो कि अगर हम देखें तो एक बड़ा टारगेट है। मतलब पिछले साल अगर हम 32 लाख पे थे, 33 लाख पे थे, 29 लाख पे थे, 28 पे थे पिछले चंद सालों में, तो हम 48 पर चले गए। तो एक चीज़ तो जो ये थी कि हमने एक चीज़ अचीव कर ली कि हमने ज़्यादा रकबे पर सोइंग कर ली है। ये गवर्नमेंट के स्टैट्स हैं, ऑफिशियल स्टैट्स हैं, उनके मुताबिक। अब आ जाती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो अहम इंपॉर्टेंट रोल है उसमें दो चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल होती है। पहला जो है वो हमारा फार्मर है, किसान है। दूसरा हमारा आता है महकमा ज़राअत का एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और उसके साथ मुतल्लिका जितने भी इदारे हैं। इन दोनों का चोली दामन का जब तक साथ नहीं होगा तब तक हमारी कोई भी फसल नहीं कामयाब होगी, चाहे वो कपास हो, गंदम हो, चना हो, धान हो या मकई हो, कुछ भी हो, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस बार अच्छा इनिशिएटिव ये भी था हुकूमत पंजाब के जनरल निगरान वज़ीर आला की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि जो महकमा ज़राअत के जितने भी सारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। इसी तरह पेस्ट वार्निंग और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है महकमा ज़राअत का, उनकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। यानी कि फुल ऑन फील्ड में इंटैक्ट रहेंगे, फार्मर को बताते रहेंगे, चलते रहेंगे और उसको बताएंगे। अब कपास की फसल की सूरत हाल ये थी कि पिछले दिनों जो था जड़ी बूटियों का अटैक था, जेसिड का अटैक था। अब इसमें एक और अहम चीज़ ये थी कि गवर्नमेंट का पिछले साल जो इनिशिएटिव था वो था IPM प्लान का, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लान। उसमें होता यह है कि कपास तो होती थी, आज से 10 साल पहले भी होती थी, आज से 20 साल पहले भी होती थी, आज से 50 साल पहले भी होती थी, आज से 100 साल पहले भी कपास तो होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कहते हैं कि इंसान ने तरक्की की, एक इर्तिकाई अमल से गुजरे, इसी तरह हमारी फसलों पर भी इम्पैक्ट हुआ है। मसलन आज से 300-400 साल पहले हमारी गंदम की फी एकड़ पैदावार इतनी नहीं थी जितनी हम आज ले रहे हैं, अगर हम नेचुरल तरीके से चलें, ऑर्गेनिक के हिसाब से चलें। क्यों? क्योंकि तब हमारे इतनी तलब नहीं थी, अब तलब बढ़ गई। तो हमने उसके लिए क्या यूज़ किया, हमने फर्टिलाइज़र यूज़ करना शुरू कर दिए, हमने पैदावार बढ़ाई। आज हम अगर 1 एकड़ से 45 मन गंदम ले रहे हैं तो पिछले सालों में, यानी कई दहाइयों पहले, कई 100 साल पहले हम 1 एकड़ से तो 20 मन 10 मन लेते थे। तो ये तो एक टेक्नोलॉजिकल होता है इम्पैक्ट कि हमारी बढ़ती है। लेकिन इसके साथ साथ फिर हमारी साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं वो ये होती हैं, इम्पैक्ट्स भी आते हैं। वैसा पेस्ट भी अटैक बढ़ता है, पेस्ट प्रेशर बढ़ता है, मैनेजमेंट के हिसाब से फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह कपास पे भी इर्तिकाई अमल जो पूरा सिनेरियो गुजरा है उससे इम्पैक्ट पड़े हैं। IPM प्लान जो था, IPM प्लान बेसिकली ये प्लान था जिसमें होता ये कि जो कपास की फसल है, जो डैमेजिंग सिचुएशन रही है पिछले, अगर हम 90s का ज़माना देखें, 90s पे हम टॉप पे थे। मतलब हमारा जो कपास का जहाज़ था वो फुल ऑन पिकअप कर रहा था, हम आगे जा रहे थे, हम बांग्लादेश से आगे थे, हम इंडिया से आगे थे। लेकिन उसके बाद हमारा जो है हम पीछे बैकवर्ड आ गए। उसके बाद फिर डिफरेंट उसमें चीज़ें, उसमें ये इस पे असबाब हैं। मजीद भी उनके असबाब पे जाएंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ साथ चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं।
जी, मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज के ताज़ा भाव की बात करें तो सब्जियों और फलों दोनों में ही उतार चढ़ाव आज देखा गया है कीमतों में। अदरक जो है वो अभी भी 800 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि लहसुन 400 से कम होकर 320 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। लीमू 240 से 320 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। दीगर मौसमी सब्जियों में अरवी जो है वो 240 से कम होकर 160 रुपये में फरोख्त होने लगी है। इसके साथ भिंडी 120 रुपये फी किलो में, बैंगन और आलू जो है वो 80 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब हैं। बात करें अगर मिसाला जात में इस्तेमाल होने वाली रोज़ाना की बुनियाद पर जो सब्जियाँ इस्तेमाल होती हैं, जिसमें हरी मिर्च 120 में, प्याज और टमाटर जो है वो 60 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा गया है। फलों में फालसा महंगा हुआ है। पहले फालसा इंतहाई सस्ता हो चुका था, लेकिन अब फालसे की कीमत में 40 रुपये का इजाफा हुआ है। 240 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा है। इसके साथ खुबानी और लीची जो हैं वो क्वालिटी के हिसाब से 200 से 400 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आलू बुखारा भी क्वालिटी के हिसाब से 300 से 500 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। काला कुल्लू सेब जो है वो 500 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ बात करें अगर दीगर फलों की, जिसमें केले 240 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब हैं, 150 रुपये दर्जन में भी दस्तयाब हैं, लेकिन उसमें फिर क्वालिटी का एक फ़र्क आ जाता है। इसके साथ जो दीगर फल हैं, जिसमें बात करें अगर अंगूर की, अंगूर जो है इन दिनों कम ही इलाकाई जो अंगूर है वो दस्तयाब है, लेकिन अभी उसका वो मिठास नहीं है, तो उसकी कीमत अभी 400 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। जबकि इंपोर्टेड अंगूर जो बाहर से मंगवाया जाता है वो कम ही मार्केट में दस्तयाब है दूसरे अंगूर की तरह, लेकिन उसकी कीमत जो है वो 1000 से ज़्यादा है। खुश्क खजूर अभी भी 600 रुपये फी किलो पर बरकरार है। अगर ओवरऑल महंगाई की बात करें तो जो फल हैं वो हमेशा ही आम शहरियों की पहुंच से दूर रहे हैं, महंगे हैं, जबकि दूसरे जो सब्जियां हैं रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली जो मिसाला जात वाली सब्जियां हैं वो तो सस्ते दामों दस्तयाब हैं, लेकिन दीगर सब्जियां जो हैं वो इंतहाई महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। ईद करीब आ रही है, मिसाला जात सब्जियां तो सस्ती हैं, लेकिन एक डर है कि कहीं ईद से 2-3 दिन पहले कीमतों में इजाफा ना हो जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है वो कीमतें कंट्रोल में हैं। लेकिन लीमू, लहसुन और अदरक उनकी कीमतें अलबत्ता बहुत ज़्यादा हैं। जी, बहुत शुक्रिया शकील आपका। और जिस तरह अभी क्योंकि ईद उल अज़हा जब भी आती है ना, जानवर तो महंगे होते ही होते हैं, साथ साथ आपकी जो सब्जियां हैं वो भी महंगी हो जाती हैं वैसे। उसमें आपके जो है, क्योंकि ज़्यादा से आपके जो है हरा धनिया हो गया, आपके सब्ज मिर्च होगी, टमाटर हो गए, क्योंकि ऐसी बात है इनके बगैर तो आपकी हांडी जो है वो बड़ी अधूरी सी होती है, तो इनके रेट्स भी हाई हो जाते हैं। ये अमूमन हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जो मुनाफाखोर लोग हैं, रमजान आता है तो रमजान में आपके फल बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। ठीक है, आपकी दीगर जो जरूरत की चीजें होती हैं वो महंगी हो जाती हैं, और उसके बाद जैसे ही ईद उल अज़हा आती है तो फिर आपकी सब्जियां इसमें ना आसमा स्पेसिफिकली इन लोगों को भी पता है, मतलब अगर बड़ी ईद है तो इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज्यादा होगा, टमाटर, प्याज। अब चंद रोज कबल अगर आप देखें, इस बार हमारे टमाटर की फसल अच्छी खासी थी। मुल्तान डिवीजन के कुछ फार्मर थे जिनको मैंने देखा, वो बेचारे ऐसे बेच करेंगे यार बस बिक जाए, तो टमाटर हमारे यहाँ 20-30 रुपए किलो तो बिकता है। अब आप देखेंगे टमाटर कहाँ चला जाएगा। प्याज हमारी इस बार पैदावार अच्छी रही थी, नायाब हो जाएगी, अब नायाब हो जाएगी, अब हर चीज नायाब हो जाएगी, हर चीज नायाब हो जाएगी। हालांकि अगर बात करें ना, जो बेसिक जो बुनियादी जो फिनोमेना है वो डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड भी हमारे पास अगर इतनी है तो सप्लाई भी उतनी पड़ी हुई है, लेकिन क्या मुनाफाखोरी। हमें पता है कि एक बंदे ने वो चीज लेनी है, कि अगर उसने लेनी है, उसको जरूरत है, तो हमें पता है यार अब इसकी जरूरत से हमने। अच्छा, मैं चीनी की कल बात करूं, मैं कल ग्रोसरी लेने की तो बड़ी एक उसमें हम बात करें कि लोगों का ये हाल है कि अभी उन्होंने चीनी जो है वो हुकूमत की तरफ से आपके पास जो है वो 88 है, 89-88 इतना आपका रेट है, लेकिन उसके बावजूद जो है चीनी आपको मिल रही है 128। अब ये देख लें, रेट का हिसाब चेक कर लें। और फिर आपके जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहां पर तो चीनी भी बंद की हुई है उन्होंने। तो ये आप क्या पाते हैं कि यार जिस तरह के हालात चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं, तो लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, जो बुनियादी चीजें हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है। अगर यही चीजें बहुत से दूर हो जाएंगी तो फिर आम आदमी क्या करेगा। खासी इससे फिर इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो मुतासिर होने वाला तबका है, हमारा मुतवस्सित तबका है, वो लोग जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग हैं, वो खासे डैमेजिंग होते हैं। क्योंकि जिस बंदे की परचेजिंग पावर, जैसे भी आप बात करें थे ना, ईद कुर्बा, जानवर और ये सारी चीजें, क्योंकि इस बार आपका अच्छा, क्योंकि ईद उल अज़हा आती है तो इसमें आपका जो खर्चा है वो जरा डबल से ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि आपने जानवर भी खरीदना होता है, आपने जाहिर सी बात है
आपने जो है ये कुर्बानी का फरीज़ा भी सर अंजाम देना होता है, साथ साथ आपकी बाकी चीज़ें भी चल रही होती हैं, आपने अपने घर का जो है दीगर ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करना होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपका सर्वाइव करना। तो जानवर भी महंगे हैं, उधर से महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। जहां आपकी ग्रॉसरी में समझिए मैं 20,000 में या 25,000 में अपने घर की ग्रॉसरी अच्छी खासी पूरे महीने की ले आती थी, अब वो वाला चक्कर ही नहीं है। अब आपकी ग्रॉसरी चली गई है 40 के करीब, 35 के करीब, मतलब आप इतना आपके जो है आप ये देखें कि चीज़ें आपकी दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। और तो आपने चंद चीज़ें ली तो आप हैरान पेश यार, आपका सारी सैलरी, अगर आपकी सैलरी किसी की इतनी है तो क्या खाएगा, क्या वो बदला करेगा। बिल्कुल ये अमूमन होता ऐसा ही है कि जब महीने का आखिर होता है ना, हाँ। तो हमारे घर में भी चीजें डिसाइड हो रही होती हैं कि अब ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। तो हाँ। अमूमन हम ये देखते हैं, हम ये बात करते हैं कि यार ये पिछले दिन हमने इतने की ली थी, हाँ। अब कितने की होगी। अब अमूमन माइंड में ये रखते हैं पिछले बार अगर एक चीज हमने 1200 की ली है या 1300 रुपए की ली है तो वो 1800 रुपए की होगी कंफर्म है। अगर चीनी हम 10 किलो इतने की ले रहे तो अब उसका रेट डबल होगा। इसी तरह अगर दीगर हमने सामान लेना है तो उसका ऑलमोस्ट 21-22% का फर्क हर महीने पड़ रहा है। मतलब बंदा इमेजिन करे। अच्छा, फिर आप जो बिल है उसमें बिल में आपका जो है आपका एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो अलहदा से आप भर रहे हैं। exactly. मतलब कि आप देखेंगे 3-4 हज़ार आपका टैक्स का सिर्फ जैसे उसमें ऐड हो रहा है आपकी ग्रॉसरी में। यार ये हालात हैं। मतलब आप बिल उठा के देख लें तब आपको उसके टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है। आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, ग्रॉसरी लेनी है तब आपकी उसमें इजाफा है, आपके टैक्स आपने साथ देना है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप हर तरह से एक आम बंदा जो है वो टैक्स पे कर रहा है। और अगर हम नहीं देना भी चाहें तो ऐसा पॉसिबल है ही पॉसिबल ही नहीं है। जाहिर बात है, आप कपड़े लेने जाएंगे तब भी आपने वहां पे टैक्स देना है। आप ग्रोसरी लेने जाएंगे हमने तब भी, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तब भी तो मतलब कहाँ है जहां आपके लिए कोई आसानी और कोई रिलीफ हो कि वहां पर आपको टैक्स ना देना पड़े। बिल्कुल, टैक्स क्या हो अब तो वो फिर पुरानी बात है कि सुकून तो फिर एक ही जगह है। बात कर वाली आली कहीं और ही पहुंचाना चाह रहा है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे, मैं उस हवाले से कपास के हवाले से हमारी बात हो रही थी। अच्छा, फिर धान के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि इस टाइम धान की क्या सूरत हाल है। जून से मूवमेंट जो है इसका टाइम शुरू हो जाता है। जून में जो फार्मर्स हैं अब उसकी क्योंकि ये पनीरों की सूरत में लगाई जाती है तो फार्मर क्या करते हैं कि बीज लेकर उसकी पनीरी तैयार करते हैं। 1 से 1.5 महीने का ये मरहला होता है। और क्योंकि आपको पता है कि जो धान हमारी है, चावल जो है ये वाटर लविंग क्रॉप है उसके लिए पानी फिर आपको वाफिर चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए उसको पहले जो पनीरी तैयार होती है वो एक रकबे के प्लॉट में फार्मर तैयार करते हैं। अभी जून से उसका टाइम शुरू हो जाता है। बीज से पनीरी तैयार करते हैं, फिर उस पनीरी को वो शिफ्ट करते हैं जो उनकी ज़मीन उन्होंने तैयार की होगी। उसमें ज़मीन की तैयारी के मुख्तलिफ मरहले में लेजर डालना इस्तेमाल करके पूरा उसको फ्लैट करके फिर उसके बाद उसमें पानी छोड़ देते हैं। अब होता है इसके धान की जो पनीरी है वो पानी के अंदर ही लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है उसकी जर्मिनेशन सही रहती है और उसकी चीज़ें बेहतर रहती हैं। अभी जो सूरत हाल है जैसे हम बात करते हैं क्लाइमेट के हिसाब से, क्योंकि मौसम और अब जब से थोड़ा सा ज़माना बदला है तो अब पहले तो ऐसा था कि हमें पैटर्न्स पता थे ना। मतलब आज से 300 साल पहले, हम 400 साल पहले हम देखें, हम जहाँ रह रहे हैं अभी मुल्तान में गिरदोनवा के जो इलाके हैं ये ड्राई एरिया थे। यहाँ पर नहरी निज़ाम था, यहाँ पर हम नहरों के ज़रिए सैराब किया करते थे। या हमें पता था कि मानसून की, और इंडिया में चूँकि इंडिया का जो कुछ हिस्सा है वो कुछ हिस्सा हमारा, इस पर जो मानसून की बारिश हुआ करती थी। लेकिन अब प्री मानसून जो स्पेल है वो खासा एक्टिव रहता है। पोस्ट मानसून स्पेल यानी कि आपका प्री मानसून तो है ही है, फिर उसके बाद पोस्ट भी पिछले साल रहा है, पिछले 2 साल से 7 साल से रही है। तो ये खासी डैमेजिंग हमारे जहाँ पर कपास से रहती है वहीं पर धान के लिए खासी फेवरेबल थी। क्योंकि वो फार्मर जिन्होंने धान लगाई थी उनको तो फायदा था कि बारिश हो रही थी, उनके काम चल गया था। इवन कुछ पिछले से 2 साल मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, कुछ फार्मर ऐसे भी थे जिन्होंने स्टार्ट में कपास लगाई है, लेकिन जब उन्होंने देखा सूरत हाल जो काफ़ी गंभीर हो रही है तो उन बेचारों ने कपास की जगह हटाकर धान लगाई है। क्योंकि धान जो है अच्छी पैदावार दे जाता है। जैसे कि आजकल जो हमारी देखें ना फार्मर्स, हम अगर देखें ना फार्मर के एंगल से, हम एक काश्तकार की सोच को देखें, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो कपास लगाएगा तो कपास से पूरी एक चेन चलेगी। कपास से जिनिंग इंडस्ट्री, स्पिनिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर उसके बाद कपास चुनने वाली, फिर कपास की प्रिजर्वेशन वाली, फिर मंडी में एक पूरी चेन है। वो ये नहीं देखता, वो ये देखता है कि एक फसल मैं अभी लगा रहा हूँ मार्च में, अप्रैल में, मई में, मुझे वो जाकर 6 महीने बाद मुझे वो दे रही है इतने पैसे, 1 एकड़ के 4 लाख रुपए दे रही है, 6 महीने का वेट है।
अगर मुझे इसी शॉर्ट स्पेल में, शॉर्ट टर्म में 3 महीने में कोई और फसल मिल जाए, जैसे आजकल हमारे यहाँ जुनी पंजाब में खासा ट्रेंड चल रहा है, तिल की फसल दोबारा से बहुत ज़्यादा चल रही है, लोग तिल लगा रहे हैं, धड़ाधड़ लगा रहे हैं। फिर उसके साथ साथ तिल के साथ साथ मकई हमारी ऐसा चल रहा है, फसल है जो आने वाले दिनों में इसको, मुझे ये लगता है कि हमारी, अगर हम इसको यूटिलाइज करें सही तरीके से, हमारी फ्यूचर क्रॉप ये हो सकती है। फ्यूचर क्रॉप इस तरह से कि हमारे इस वक्त जो मकई है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पैदावार दे रही है, पैदावार भी बहुत ज़्यादा दे रही है, पैसा टैग भी इतना नहीं गिरा, तो अभी उसका काम चल रहा है। अब हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत यह है कि इसको गवर्नमेंट लेवल पर इनिशिएटिव लेने चाहिए। अगर फार्मर मोटिवेट है, वो मकई लगा रहा है, 80 मन तक, 100 मन तक, 120 मन तक फी एकड़ पैदावार लेकर जा रहा है, हम उसकी बाय प्रोडक्ट्स पे क्यों नहीं आ रहे? हम उसको एज अ ब्रांड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा के लॉन्च कर रहे हैं, या हम उसको ब्रांड भी नहीं बना रहे, तो एटलीस्ट हम फार्मर को, अगर देखें 2 चीज़ें हैं, या तो हम फार्मर को उस रास्ते पर ले जिस पर हम जाना चाह रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि कपास लगाओ, ये लगाओ, जो भी लगानी है। फार्मर कह रहा है नहीं भाई मुझे इसमें प्रॉफिट है, मैं ये लगाऊंगा। तो अगर हम दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं, हम दरमियान का रास्ता निकाल लें। गवर्नमेंट को, मुझे ये लगता है, मेरी सजेशन है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए। अब सबको पता है कि जोनिंग हुई है, कॉटन जोनिंग है, वीड जोनिंग है, कि एरियाज है कहाँ कहाँ पर कौन सी फसल लगी जाएगी, उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा कि आपका आउटकम उतना नहीं मिल रहा फार्मर को। अब काश्तकार जो है, उसने आज मिसाल के तौर पर वो धान की तैयारी कर रहा है, वो धान की तैयारी कर रहा है, उसकी नर्सरी लगा कर उसने पनीरी लगाना शुरू कर दी है, एक महीने बाद उसे शिफ्ट कर देना है उसको खेत में। अब यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं शुरू बात कर रहा था कि मौसम कैसा रहेगा, सूरत हाल कैसी रहेगी, भाई इस बारे में तो गवर्नमेंट का काम है ना, इस बारे में तो उनका काम है इन्फॉर्म करना। अगर बताए इस दौर में हमारे यहाँ जब रेडियो को ट्रेंड था, जब सब कुछ ही रेडियो था, तो रेडियो में बाकायदा किसान प्रोग्राम्स हुआ करते थे, बिल्कुल ऐसे आगाही के लिए हवाले से, ताकि किसान को पता चल सके। अभी तो खैर अवेयरनेस के हवाले से बहुत कुछ किया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। फिर क्योंकि जिस तरह जिद्दत आती जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो मैं मतलब आप ये देखें कि हम लोग अगर दुबई की बात कर लें, या अब सऊदी अरब में भी, वहां पर भी, क्योंकि अगर जो इस तरह के रेगिस्तान, उन्होंने उसमें भी उन्होंने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अभी बात दुबई सऊदी की आपने बात की, देखे ना वो रेगिस्तानी इलाके हैं, ठीक है, अब रेगिस्तान को भी उन्होंने आबाद कर दिया, और वो वहाँ पर अपनी सब्जियां और फल और इस तरह की चीजें जो है वो गा रहे हैं, और वो अपनी मईशत को भी उसमें बेहतर कर रहे हैं। तो ये चीजें सिंपल सी बात है, आज से 20 से 30 साल पहले लोग ड्रिप इरिगेशन की तरफ, या स्प्रिंकलिंग हो गया, या हमारे नए जदीद तरीके हैं इरिगेशन, उस पर लोग चले गए। हमारा फार्मर आज तक, अब मुल्तान जैसे शहर में कुछ लोग जा रहे हैं ड्रिप इरिगेशन की तरफ के, जो उनके बागात हैं उनको वैसे लेके जाए, खर्चा है इसमें, नो डाउट खर्चा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन किसने पहुंचानी है? एक्सटेंशन का काम है, उनका काम है जाकर इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करना, फार्मर्स को बताना, और उनका काम ये बताना है, उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनको बताना है कि यार अगर आप ड्रिप इरिगेशन से लगाते हो, मिसाल आपका आम का बाग है, आप अगर उसको फ्लड इरिगेट करते हो कि आप पानी छोड़ देते हो, उससे होता यह है कि एक दरख्त आपका 50 साल पुराना है, एक दरख्त आपका 3 साल पुराना है, उसकी नीड्स अलग अलग होंगी, या एक दरख्त पर किसी चीज़ का अटैक है, फ्रूट फ्लाई जैसा माओ, किसी भी चीज़ का, आम की गदेड़ी या किसी चीज़ का अटैक है, एक पर नहीं है। उसकी मैनेजमेंट के लिए आप चलें, अब टेक्निकली होते हैं ट्रेंचेस बना दिए। इस पर मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम गंदम पे भी बात कर रहे हैं, धान पे भी बात कर रहे हैं, और कपास पे भी हमारी बात हो रही है, तो साथ साथ हम बात कर लेते हैं इस टाइम आम के हवाले से भी, क्योंकि अभी मुल्तान के आम भी जो हैं, अनवर लटोर और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो नाम ली, दशहरी है, लंगड़ा है, बहुत सारे हैं ना, नाम लेती जाऊँ तो बहुत सारे, चौंसा होगा, बिल्कुल जी ऐसे ही है, लंगड़ा, और उसको टपके का जो आम जो अभी क्या सूरत हाल चल रही है वैसे? अभी सूरत हाल अभी तक तो अगर देखा जाए तो बर्दाश्त शुरू, हार्वेस्टिंग शुरू, आम नजर नहीं आ रहे थे, अब हर जगह आम की रेडी कल मुझे देखकर कल मुझे देखकर बड़ा ख्याल है, मैं दोस्त बाइक पर जा रहे थे, मैंने अजाओ शुरू में 200 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, 160 रुपए किलो, अब वो कल 80 रुपए का बोल, मैं 200 रुपए में देखा है, आगे ना अपनी औकात में 80 रुपए में आ गया ना। मतलब हम लोग तो, हम मुल्तानी है ना, हमें पता है कि यार आम कहाँ किस स्टेज पर आता है, कितना आता है। तो अगर आपको मुल्तानी बंदे को बंदा कहे कि यार 400 रुपए किलो, तो हम कहते हैं भाई क्या हो गया। अच्छा, कल मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे भी आ रही है, उस पर बात करना कि एक आम अभी रिसेंटली उन्होंने भी एक आम, रेड कलर का आम जो है
वो 5 लाख रुपए। मियाज़ाकी आम है वो। हाँ, उसका नाम जापानीज आम है। हाँ। और वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन आम। बिल्कुल। उसके एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी हमारे हमसाया मुल्क में ना 2 भाई हैं, बिहार के आई थिंक। अब इमेजिन करें, उनका वो आम 2 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिका है। अच्छा। मियाज़ाकी उसका जापानीज नाम है, ये MIYA मियाज़ाकी इसका नाम है। और ये दुनिया का सबसे मीठा और सबसे महंगा तरीन आम है। और ये इसकी खास बात यही है कि अभी तक मैंने तो टेस्ट नहीं किया क्योंकि मुल्तान में तो पाकिस्तान पहले तो हम 2 लाख रुपए करें उसके लिए नहीं। और वो जो है वो रेड कलर का, वो मैं देख रही थी, और रेड कलर का, और वो 5 लाख रुपए पर केजी। अक्सर लोग उसको यहाँ पर तशवीर देते हैं कि हमारे एक लाल बादशाह कैटेगरी का आम है कि हाँ, हमारे यहाँ भी है, लेकिन ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, उस तरीके का नहीं है। हमारा जो ये लाल बादशाह है अमूमन वो जायके में इतना मजे का नहीं होता, खूबसूरती में है वो। लेकिन ये है कि वो साइज में वो जो मियाज़ाकी आम है, जापानीज आम है, वो ज्यादा बड़ा है। और उसके जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे वाला आम है यहाँ पर, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो खासी कम है। वहाँ वाली शेल्फ लाइफ ज्यादा है, उसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा है और उसका जायका भी ज्यादा देर तक रहता है। अब जैसे अगर हम बात करें, अब एक्सपोर्ट में देखें ना आम हमारा और इंडिया का, हाँ। हमारा और इंडिया का आम में बेसिकली कंपैरिजन ये मसला ये आता है कि जो इंडिया जो अपना आम यूएई में भेजते हैं उनकी वहाँ पर शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। हमारे वाले आम का मसला ये होता है कि जो क्योंकि प्रोसेसिंग हमारे यहाँ सही नहीं हो पाती, अलमिया है, तो हमारी उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो इसलिए अब अगर आम अभी यहाँ से पेटी में पैक होकर 10 दिन या 5 दिन या मैक्सिमम 4 दिन में वहाँ पहुँचेगा, आप सोचें 5 दिन बाद वो जाएगा, उसके बाद उसने स्टोर में जाना है, फिर स्टोर में जाकर उसे डिस्प्ले लगना है, तो उसको 10 से 20 दिन चाहिए। इस तमाम तो 20 दिन में हमारा आम जो है वो गल जाता है, उसमें मुख्तलिफ अटैक्स होना शुरू। अच्छा, इस पर भी हमारा बड़ा वैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम बात करें आम की, तो अभी लोग एक्सपोर्ट की तरफ भी बड़ी तवज्जो दे रहे हैं इस बार जो है बाहर, और ये एक अच्छा बिजनेस भी है। इससे भी आपको जो है काफ़ी आपको अच्छी अर्निंग भी हो सकती है। अच्छा, आज जो हम बात भी कर रहे थे, जिस तरह क्लाइमेट चेंज की और मौसम की बात कर रहे थे, अरे ये भी हम साथ शेयर कर देते हैं कि आज जो साल का दिन है वो तवील तरीन दिन होगा, और जो इस रात है वो बहुत ही मुख्तसर तरीन रात होगी। और ये हमेशा जो है वो 22 जून को हर साल ये आता है। और इस हवाले से हम बात करें, जो इसका दिन का दौरानिया है वो 14 आवर्स होगा, और जो रात की बात करें तो वो 10 आवर्स। तो इस हवाले से जो है हम देखते हैं कि बाद में दिन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और रात जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, इस हवाले से हम बात करें तो क्योंकि अब ये भी बड़ा एक अजीब सा होगा कि आज का जो दिन है वो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले गर्मी की शिद्दत में बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे अली आप इस बारे में? इस बारे में अच्छा, इसमें मैं तो देख रहा था कि साइंटिफिक फैक्ट है वो तो यही है ना कि दुनिया ज़मीन जो है सूरज की घूम रही है, कि ये दिन तब लंबा होता है जब हमारी ज़मीन घूमते हुए सूरज एक्सिस के जो करीब ज़्यादा आ जाती है। हाँ। इसलिए हमारा वो दिन हमारा सूरज है वो खते इस्तवा से दूर होता है, तो फिर आपका दिन जो है वो आपका जो है वो लंबा हो जाता है, बढ़ जाता है, और रात जो है वो आपकी मुख्तसर हो जाती है। ये आप कह सकती हैं ये आप कह सकती हैं। लेकिन ये है कि मैं 22 दिसंबर जो है हमारा सबसे छोटा दिन होता है, सबसे मुख्तसर तरीन दिन, आज तवील तरीन दिन है। तो लेकिन तवील तरीन दिन की सबसे अहम जो चीज़ है वो ये होने वाली है कि अपना ख्याल रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी अगर तवील तरीन दिन है। लेकिन एक चीज़ अमूमन आपने 14 आवर्स मतलब ये अच्छा खासा टाइम है कि जब बंदा सोचता है कि दिन ही नहीं गुजर। अमूमन गर्मी में हमारे साथ होता है कि हम सोचते हैं यार अभी तक क्या, अभी टाइम क्या हुआ, अभी तक सिर्फ 2 ही बजे, हाँ। 12 ही बजे अभी तक, ऐसे ही है। मतलब अब इमेजिन करें हमें अगर 9 के बाद से फील होता है यार ये जो धूप है ये 12 वाली धूप है, जो जितनी चमक उसमें होती है। तो आज का दिन क्योंकि है वैसे ही तवील तरीन दिन है, तो आज तो वैसे ही अल्लाह रहम करे क्या सूरत हाल होगी। और टेम्परेचर भी आज खासा हाई रहेगा। आप ये देख रहे हैं ना, सुबह से ही तकरीबन जैसे ही आपकी जो सुबह होती है वो थोड़ी सी हल्की सी ना ठंडी होती है, बिल्कुल। लेकिन जो आज की सुबह थी वो बहुत ज्यादा गर्म, शदीद गर्म। अच्छा, हवा तो चल रही है, लेकिन हवा चलने का उसमें हम लोगों को कोई ये नहीं हो रहा है कि मौसम कोई कदरे बेहतर हो रहा है, उसमें आगे गर्मी बरकरार है। तो गर्मी की जो शिद्दत है वो वैसी की वैसी ही है। अच्छा, गर्मी अगर हम गर्मी कर रहे हैं तो गर्मी की एक अच्छी बात भी कर लेते हैं। लेकिन अब ये जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने फालसे की बात की और आम की बात भी हम कर रहे थे, अगर गर्मी ना हो तो हमें इतना रसीला और मीठा आम भी ना मिले। हाँ, लेकिन गर्मी क्योंकि हम मुल्तान के आम के लिए वेट कर रहे थे ना कब से कि मुल्तान का, क्योंकि फिर जिस तरह बीच में ग्यालाबारी भी हो रही थी और बहुत ज्यादा ओले बरस रहे थे, बहुत ज्यादा मौसम जो है वो चेंज हुआ था, तो कहते यार पता नहीं, क्योंकि आम के बागात को नुकसान भी तो पहुंच रहा था, तो इस वजह से भी आम जो है वो मुल्तान का वो बड़ा लेट हुआ। इसमें दो चीज़ें खासी अहमियत की हामिल हैं। आप देखें ना, मुझे अपनी यादाश्त में ये साल याद रहेगा
क्योंकि इन दिनों में सबको याद रहेगा क्योंकि इन दिनों में हमने यालाबारी देखी है मुल्तान में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार देखी है। और ऐसे देखिए कि अगर मुल्तान के एक इलाके में यालाबारी, दूसरी जानिब जो है हल्की फुल्की बारिश है या कहीं बारिश भी नहीं है, तो ये साल मुझे लगता है 2023 का हमें इस तरह से बहुत ज्यादा याद रहेगा हमारे ज़हन में। बहुत सारे लोगों की हम लोगों ने वैसे तो देखा कि मई में जो है वो बारिशें वगैरह होती रही, पिछले साल भी हम बात करें, लेकिन इस तरह नहीं था कि आप ओले बरस रहे हों और यालाबारी हो रही हो और बारिशों का सिलसिला वो जारी सारी रहे। जून तक मिड में जो है वो ये सिलसिला रहा। लेकिन जाहिर सी बात है वो फिर पिछले साल का भी हमने देखें तो वहाँ पे सैलाब की सूरत हाल जिस तरह हमने वो एक बड़ा वो रहा, उस हवाले से परेशानियों को भी हमने फेस किया बहुत ज़्यादा, और लोग अभी तक उस चीज़ से अभी तक बाहर ही नहीं कर रहे। ज़ाहिर सी जो गाँव के गाँव तबाह हो चुके हैं उन लोगों को तो कम बैक करने में, आम जिंदगी वापस आते हुए टाइम लगेगा ना, क्योंकि अगर हम ये सोचें सिर्फ कि वो लोग जिनका अब घर नहीं है, एक घर बनाने में कितना टाइम लग जाता है। और ये देखो कि अली अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर पहुँचे भी थे, वो पहले भी पहुँचे और उन्होंने अभी तक वो हेल्प भी कर रहे हैं। बट अगर हम हुकूमत की तरफ से देखें तो अभी तक वहाँ के लोग जो हैं वो मुंतज़िर ही हैं कि कोई हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ मिलेगा या कोई आकर हमें वो फंड देगा, जो उनको फंड मिले थे वो फंड कहाँ गए, वो आज तक सवालिया निशानी है। या मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने लोगों से मिला ना सलाब, जो हमारे जो गरीब तबका के जो लोग होते हैं, जैसे फार्मर जो हमारा है, मैंने एक चीज नोट की जैसे एग्रीकल्चर की बीट करूँ, वो बहुत मुतासिर हुआ है वहाँ का फार्मर है। उसके लिए तो बड़ी, क्योंकि उसने जो जमा किया हुआ था, गंदम लोगों ने इकट्ठी की हुई थी, लोगों ने कर्जे लेकर वो सारे अपनी फसल तैयार की हुई थी, वो तो अभी तक वो बेचारे उस चीज से बिल्कुल वो पूरा ही नहीं कर सकते नुकसान। उसका अकाउंट नहीं है, हाँ, उसके पास सोना चांदी नहीं है, उसके पास जो सब्जी थी, जो उसका गला था वो वही था, अगर वो बह गया तो उसके पास क्या है। हाँ, तो दूसरी जानी माली नुकसान जो है वो आपका डबल से ट्रिपल होगा। बस अल्लाह ताला हम कहते हैं आने वाला जो वक्त है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो, क्योंकि हमारा मुल्क भी जो है इस समय मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। तो अली बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अहमद मंजूर साहब, जो कि IT मेंटोर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनका नाम भी वैसे सेम ही है, मोहम्मद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं जी ज़िक्रियन न्यूट्रिशनिस्ट सोसाइटी के। और इनके साथ जो है बुक्स के साथ भी इनका ताल्लुक है, आर्ट के साथ भी ये रिलेटेड हैं। तो आज जो है आर्ट से रिलेटेड भी बात होगी, बुक्स के हवाले से भी बात करेंगे, न्यूट्रिशन के हवाले से भी बात होगी, और इसके साथ साथ सर से जानेंगे इस टाइम जो जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि हम जिस तरह बात करते हैं कि दिन ब दिन जो है वो जिद्दत बढ़ती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, वो इस पर हम बात करेंगे। सर क्या हाल चाल है? ऐसे गर्मी एंजॉय कर रहे हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुना था कि मुल्तान में गर्मी होती है, तो यस होती है गर्मी शदीद होती है। जी हाँ। और फिर जब जून का महीना हो तो फिर जी हाँ बनती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हवाले से सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं ना कि इस टाइम कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में, क्योंकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ना जरा देर से आती है, लेकिन अगर हम बात करें दुनिया भर में तो वहाँ टेक्नोलॉजी दिन ब दिन उसमें इजाफा ही होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो है ना इस बात को हमेशा नेगेट करता हूँ, हम टेक्नोलॉजी में बिल्कुल पीछे नहीं है। अच्छा, मैं कहती हूँ शायद हम थोड़ा सा पीछे हैं अभी। नहीं, वो उसकी वजह ये है, जैसे अभी आपने हाँ। अभी हम थोड़ी देर पहले जब उस पर बात करते ऑफ स्क्रीन के जी, स्नैपचैट पे कोई माई AI का वो है और आपने ऐड कर लिया, राइट? हाँ, वो अभी आया ना, लेकिन वहाँ पे भी अभी आया होगा। बाहर के मोबाइल में पहले से चल रहा था, यहाँ जरा लेट आ गया। तो इसी तरह जिस तरह एक्चुअली फोन्स होते हैं, ठीक है, आपके पास iPhone 14 या वट एवर जो भी आपके फोन्स हैं, ठीक है, जो भी आप ले सेम टाइम पे लेते हैं, सिर्फ फर्क यहाँ पे ये है लोगों को यूज करना नहीं आता। बिल्कुल ऐसे वो सिर्फ वो जो है ना, वो जैसे मैं नॉर्मली अपने सेशन के दौरान भी बात करता हूँ, वो लड़कियां फोन या लड़के फोन इसलिए लेते हैं कि वो जो वो ले रहे हैं तो पीछे एप्पल नजर आना चाहिए, सेल्फी और एक आपके पास होना चाहिए कि आपके पास कोई फोन है अच्छा वाला, ठीक है ना जी, तो इसलिए लिया जाता है। असल में हमें यह नहीं पता कि टेक्नोलॉजी यूज कैसे की जाती है, दिस इज द इशू। यानी हम अगर तो इससे पहले अगर हम टेक्नोलॉजी को समझेंगे, टेक्नोलॉजी क्या होती है, लाइक हमें यही नहीं पता। जैसे ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी को IT से जोड़ देते हैं फौरन, हालांकि IT इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी, हर वो चीज टेक्नोलॉजी जो आपकी
डेली के टास्क को आसान करना शुरू कर देती है। जैसे पंखा हो गया, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ। लाइट्स हैं, वो भी टेक्नोलॉजी है। पहले किस तरीके से होती थी, फिर उसके बाद और बेतहाशा चीजें आती। फ्रिज, वो टेक्नोलॉजी, अब उसका आईटी से क्या लेना देना। हाँ। तो टेक्नोलॉजी हर वो चीज जो आपकी डेली लाइफ को आसान कर दे। अब अगर बात करें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, तो अभी आपके सामने अभी आप देख लें कि जी एक चीज है टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं उसको। जैसे आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं या स्मार्ट स्क्रीन्स हैं आप लोगों के घर में, या और स्मार्ट आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है ना। तो वो मैं नॉर्मली ना लोगों से क्वेश्चन करता हूँ। कल भी एक जगह पे था तो मैं कह रहा था मुझे ये बताइए, जो शुरू में स्मार्ट आता है, हम कहते तो हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं, कि शुरू में स्मार्ट क्या है, ठीक है। तो इसमें आंसर मुझे जो नॉर्मली मिलता है वो यहाँ पे स्क्रीन पे एक्चुअली के वो लड़कियों वाला होता है ना, ओ सो क्यूट, वो ठीक है, ये वाला स्मार्ट है। तो ये वो वाला स्मार्ट नहीं है एक्चुअली, ठीक है, कि जी बड़ा स्लिम सा है। तो एक्चुअली स्मार्ट एक एब्रीविएशन है, सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी का। ये एक एब्रीविएशन है जो कि शुरू में लग जाता है, जो आपकी उस डिवाइस को स्मार्ट बना देता है, ठीक है। फिर अगर मैं कहूं थोड़ी देर के लिए कि ये जो आपने स्मार्ट जो वॉच पहनी हुई है, ये आपका डेटा गैदरिंग टूल है। ये किसी चीज को गैदर कर रहा है असल में, लाइक आपकी हेल्थ केयर को या किसी भी चीज को, उसको गैदर करके किसी जगह पे इसने सेव करना है। वो जहां पे सेव करेगा वो ब्लॉकचेन है, वो एक तीसरी टेक्नोलॉजी आ गई। और उसके बाद वो जो भी हम बात कर रहे थे एआई ने वो सारा डेटा यूज करना और आपकी लाइफ को आसान बनाना, असल में प्रोडक्टिव टूल। तो वो प्रोडक्टिविटी टूल बन गया खुद ब खुद। अच्छा, इस पे बहुत सारे लोगों को ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, आप जब इस पे जाते हैं तो आप पे पर्सनल आपकी कोई चीज नहीं है, फिर आपकी सारी चीजें आपके उस पे ही चली जाती हैं, तो आपके उसमें आपकी इस हवाले से भी काफी चीजें आ रही हैं। देखें, चीजें बड़ी मजे की हैं, यानी सिर्फ फर्क यह है कि हमें सीखनी चाहिए कि असल में चीज को यूज कैसे करना है। हम वो सीखते नहीं है, और हम जो है ना बस ये समझना शुरू कर देते हैं कि शायद जो है ना बस इसको ऐसे यूज करना, जैसे दुनिया स्नैपचैट यूज किया, फेसबुक यूज करती है। इसका असली यूज क्या है, वाई, जैसे आज से कुछ देर पहले टिकटॉक का क्या यूज होता था। हाँ। अब लोगों को समझ नहीं, टिकटॉक अच्छा तरीके से भी यूज हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें ये सीखना है कि टेक्नोलॉजी का असली यूज क्या है दरअसल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये वाकई हमारे यहाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, हम लोगों को वाकई अभी हम फोन रखा हुआ, और समटाइम आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके नॉलेज में आपको पता ही नहीं होता, यार इस टेक्नोलॉजी का आपको क्या फायदा पहुंच सकता है, और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये कहते हैं बस जो चंद चीजें हमको पता है, बस हम जैसे इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ ना, मैं एक बंदा आईफोन 14 लेने गया या वो 13 लेने गया, उसको यही नहीं पता कि दोनों वेरिएंट में फर्क क्या है। अच्छा, हम ये कहते हैं अच्छा यार कैमरे का सिर्फ कैमरा अच्छा है, या फिर इसकी शेप का फर्क है, जस्ट बताओ। नहीं, वो होता है ना लड़कियों या लड़कों के लिए भी, खैर अब तो लड़कों के लिए भी कैमरा अच्छा काम करता है। ये है वाकई टेक्नोलॉजी, और फिर जितनी जिद्दत आती जा रही है इसमें, जितनी अब हम देख रहे हैं लोग इसमें जा रहे हैं, उतना अभी जैसे ई कॉमर्स के हवाले से हम देखें, स्टूडेंट्स का ध्यान अब जो है तवज्जो वो इस तरफ भी अब ज्यादा आती जा रही है कि चलें आप, और कितना ये एक ऐसा समंदर है जिसमें आप जितना डूबते जाएंगे, जितनी उसकी गहराई में जाएंगे, आपको उसकी गहराई खत्म नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ये एक ऐसी चीज है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए पढ़ना और उसके लिए दिमाग रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। Exactly. आपकी वैसी जर्नी कैसी रही टेक्नोलॉजी के हवाले से, आपसे भी जानेंगे क्या। मेरी जर्नी बहुत जवानी में स्टार्ट हुई थी, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है, यानी चले आप मान गए, आप मैं मानता हूँ ये बात। मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे कहते हैं नहीं, बट मैं मानता हूँ जी, मैं ठीक ठाक बूढ़ा आदमी हूँ। एक्चुअली आई स्टार्टेड अराउंड एट द एज ऑफ 20, ठीक है। तो वहां से ये सब सफर शुरू हुआ करते करते, और अब यानी मेरी एंटरप्रेन्योरशिप का जो सफर है वो तकरीबन 5 साल पहले शुरू हुआ। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें चल रही हैं, और अच्छा बेहतरीन चल रहा है, और अभी आप लोगों को भी सिखा रहे हैं। जी हाँ, कोशिश जारी है। चलिए, अच्छी बात है। मजीद भी आपसे जानते हैं, आपसे मोहम्मद अहमद आपसे जानेंगे, इस टाइम जो आपकी जो न्यूट्रिशन सोसाइटी आपने ये बनाई है, इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा, ये क्या है, क्या इसकी वजह है। तो आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात मैं करना भी चाहता था। जिस तरह इन्होंने अभी बात की है टेक्नोलॉजी की, दिन ब दिन टेक्नोलॉजी नई की नई आती जा रही है, उसकी वजह से जो है ना नए खाने प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप देखते हो कि रोजाना मार्केट में, आज मुल्तान में भी इस वक्त जो है ना पिछले महीने में कोई 5 रेस्टोरेंट नए खुले हैं। नए चीज़ें जो है ना नई इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, नई जो डाइट्स हैं वो हमारे यहाँ सामने आती जा रही हैं। तो उसकी वजह से क्योंकि हमारे जेनेटिक्स वो नहीं है, हमारे वो मामलात नहीं हैं, हमारे जो जिस्म है वो उसके मुताबिक एडजस्टेड नहीं है, तो हम लोगों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है डाइट की वजह से। आप नोट करें कि इतने डाइट की एडवांसमेंट के बावजूद भी दुनिया में जो टॉप 10 कॉजेज हैं ना डेथ के, उसमें से 6 डाइट रिलेटेड हैं।
आपको डायबिटीज़ हो जाती है, डाइट से मुतालिक है, आपको ओबेसिटी हो जाती है, डाइट के मुतालिक है, आपको दिल या उसकी बीमारियाँ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती हैं, वो भी डाइट के मुतालिक हैं। ये सारी बीमारियाँ आपको न्यूट्रिशन के मुतालिक हैं और डाइट के मुतालिक हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास, जिस तरह इन्होंने अभी भी कहा, कि हमारी आवाम में वो शऊर नहीं है, वो शऊरी लेवल नहीं है, वो अवेयरनेस का वो भी मकाम नहीं है जो दुनिया में आ चुका है। हम लोगों को चीज़ अगर पता चल भी जाए ना, तो हम लोगों को उसको सही ढंग से उसका इस्तेमाल करना या उसको सही ढंग से अपने ज़िंदगियों में यूटिलाइज करना नहीं आता। तो जो न्यूट्रिशन सोसाइटी है, इसके बुनियादी तौर पर 3 मकासद थे। पहला तो मैंने आपको बताया, आगाही। उसके लिए हम लोग सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, अभी इंशाल्लाह इस साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, हम ये करवाते रहते हैं ताकि जो मजीद इंडस्ट्रियलाइज्ड डाइट हैं, जो वेस्टर्न डाइट हैं, जो बर्गर्स और जो पिज़्ज़ाज और जो बाकी चीज़ें हमारे अब डाइट्स में आ गई हैं, तब हमने उसके साथ एडजस्ट तो करना है ना। अब हम उसको भगा के दोबारा चिकन कढ़ाई और लस्सी पे तो नहीं आ सकते ना, तो मुश्किल है हमारे लिए। निकलना मुश्किल है, बच्चे भी हमारे उस तरफ जा चुके हैं। अब हम जा चुके हैं। अब हमने इस बात को, जिस तरह इन्होंने अभी कहा, मैं इनकी बात को आगे लेके चलता हूँ, जिस तरह इन्होंने कहा, अब हम वहाँ जा चुके हैं। अब हमने इस बात को तस्लीम करना है कि हम वहाँ जा चुके हैं और हमने उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। तो हमारा यही मकसद है कि हम जो जदीद डाइट्स हैं उनके मुताबिक अवेयरनेस क्रिएट करें। दूसरा हमारा एक मसला ये भी है कि हम ना स्टेक होल्डर के साथ ना बातचीत करने में बिलीव नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपके मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रही है, अगर वो दिखने में अच्छी है तो हमारी आवाम उसे खा रही है। अगर वो उसका स्मेल अच्छा है, उसका टेस्ट अच्छा है तो हम खा रहे हैं। ये हम मेक श्योर नहीं कर रहे कि उसका हमारे जिस्म पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या अगर हमें डायबिटीज है तो हम लोगों को कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो हम लोगों को ये मेक श्योर करना है कि जो इंडस्ट्रियल रिस्ट है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ हम टेबल टॉक करें, उसके साथ हम ये बात करें कि वो ऐसी प्रोडक्ट जो आवाम के लिए आम तौर पे सही नहीं है या उनके सेहत पे बुरे असरात डालती हैं, उसको कम पब्लिसाइज किया करें, उसको ज़रा उसकी जो पब्लिसिटी है वो ज़रा कम की जाए, उसको आवाम में ज़रा कम मकबूल किया जाए। इसी तरह पॉलिसी मेकर जो हैं, वो हम लोगों का ये मौक़िफ़ रहा है कि जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फिजी ड्रिंक्स वगैरह, इन पे टैक्स बढ़ाए जाएँ, ताकि टैक्स बढ़ जाएगा तो आवाम कम कंज्यूम कर। बाकी चीज़ों पे जो अच्छी चीज़ें हैं, फ्रूट तो इतना महंगा है, लेकिन 50 रुपये की आपको बोतल मिल जाती है, तो आप डेफिनेटली बात है, आपके पास 50 रुपये हो, आप सेब तो नहीं खाओगे, डेफिनेटली अच्छा सेब महंगा मिलेगा, लेकिन आप एक जाके बोतल पी लोगे तो डेफिनेटली बात है आपके सेहत पे बुरा असर पड़ेगा उस चीज़ का। तो हम लोगों का यही मौक़िफ़ है कि हम लोग इनसे टॉक करें, इनसे बात करें कि इन चीज़ों को महंगा किया जाए और इन चीज़ों पर जो फ्रूट्स और अपनी लोकल चीज़ें, इन पर टैक्स कम किए जाएँ। और तीसरी चीज़ है, वो हमारी अपनी जो कम्युनिटी है, न्यूट्रिशनिस्ट कम्युनिटी, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे, उनकी आवाज़ बने हम लोग। उनके जो कुछ मसाइल होते हैं, उनकी कोई नौकरियों के मसाइल या उनके जो बाकी एंटरप्रेन्योरशिप के मसाइल होते हैं, उनको हम बड़े लेवल पर लेकर जाएं। ये 3 हमारे मेन मकासद हैं ज़करिया न्यूट्रिशन सोसाइटी के इस हवाले से बता रहा था। अच्छा, फिर साथ साथ आपसे ये भी जाएंगे, जैसे न्यूट्रिशन की हम बात करें तो आजकल तो बहुत ज़्यादा हम कमी देख रहे हैं। खाना पीना, जैसे हम डाइट की बात कर रहे थे, तो वाकई हमारा जो डाइट, अब हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, वो टोटली डिफरेंट है। अभी हम जो है, हमें खैर प्योर चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं, तो ये भी हम उस तरफ भी आएंगे कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ हमें कहेंगे आएँ तो सही, लेकिन आपको प्योर चीज़ें कहाँ मिलेंगी। आप दूध देख लें, आपको मिलावट शुदा मिलेगा। आप अपने मसाला जात देख लें, वो आपको मिक्स मिलेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी। आपकी बाकी चीज़ें देख लें, अभी तो सब्जियाँ आपकी जो हैं वो गंदे पानी से तैयार हो रही हैं। अभी फ्रूट्स में वो क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं आप उसको मीठा बनाने के लिए, उसमें डिफरेंट चीज़ें। तो हम लोग देखते हैं कि गर्मियों पे पहले आपको तरबूज खाया जाता था, शौक से लोग उसको खाते थे कि आपकी पानी की कमी को पूरा करता था। खरबूजा हो गया, तो अभी आप खाएं, आपको हैजा हो जाएगा, आपको डायरिया हो जाएगा, आपको डिफरेंट डिजीज आ जाएंगी। तो आपके पास तो खाली चीज़ें ही मुयसर नहीं है जो आपकी तमाम चीज़ों को, आपकी सेहत को बरकरार रख सकें। यही बात मैंने अभी पहले भी की, मैं दोबारा करता हूँ कि हमारा जो स्टेक होल्डर है ना, जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो मैन्युफैक्चरर है, असल में उसने हमेशा ये किया है कि उसने अपनी प्रोडक्ट को बतौर प्रोडक्ट बेचा है। ये मेरे पास फ़ोन है, ठीक है ना, ये एक प्रोडक्ट है, इसका मेरी सेहत पे कोई एसेट, मैं खा नहीं रहा इसको, तो ये इसको जितना अच्छा बना के बेच दे कोई मसला नहीं है। लेकिन अब एक खाना है, उसका मेरी डायरेक्ट मेरी सेहत से इफेक्ट पड़ना है, तो अगर मैं उसको बतौर प्रोडक्ट बेचने की बजाय मैं उसको एक अवामुन्नास के लिए एक बेनिफिशरी एक चीज़ बनाकर भेजूँ ना, तो पैदा होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट में ऐसे बहुत सी दही मौजूद है, बहुत से ब्रांड की दही मौजूद हैं। अब उनमें इतने अडल्ट्रेंट्स हैं कि वो सिर्फ दही का जायका देते हैं, उनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको योगर्ट वाले जो है ना फ़ायदे दें।
इसी तरह आपने वाटरमेलन की मिसाल दी, अब तो आम का सीजन आ गया है, आम का भी यही हालात हैं कि नहीं अभी आम बचा हुआ है बेचारा। हाँ वो भी अब सिर्फ यही हालात हैं कि हमारे यहाँ अब इतनी चीज़ें हम लोगों ने उसको प्रोडक्टाइज कर दिया है, उतना उसको हमने कैपिटलाइज करने के लिए उसको इतना ज़्यादा हमने उसके अंदर अडल्ट्रेंट्स और बाकी चीज़ें ऐड कर दी हैं कि जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो गई है। तो इसके लिए मैंने पहले कहा कि हमें लोगों को पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, इन जो मैन्युफैक्चरर हैं इन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि वो जब कंट्रोल होगा तो खुद ब खुद प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ठीक आएंगी। और दूसरी चीज़ इसमें जो है आवाम की अवेयरनेस भी है। मैं एक बात अक्सर कहता होता हूँ, हमारे यहाँ अवाम को जानबूझ के गफलत में रखा जाता है, क्योंकि अवाम गफलत में होगी तो इस तरह के प्रोडक्ट बिकेंगे ना। अगर अवाम को शऊर आ जाएगा तो ये गंदे प्रोडक्ट आप तो नहीं खरीदेंगी ना, मैं भी नहीं खरीदूंगा, ये भी नहीं खरीदेंगे, हम में से कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं खरीदे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम में एक शऊर आ गया। अच्छा, ये इसी से मैं वैसे एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया जब से हमारी जिंदगी में आया है, पहले होता था आपके पास टीवी, एक रेडियो आपके पास मौजूद होता था, तो आपको चीज़ों का ज़्यादा इल्म नहीं होता था, अवेयरनेस दी जाती होती थी बट लिमिटेड। अभी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया आपके एक फिंगर क्लिक पे है, आप जो उसको स्क्रॉल करते जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी और आपको पता चल रहा है। लेकिन फिर भी जब आपको इतनी सारी चीज़ें पता भी चल रही हों, फिर भी हम उन चीज़ों को खाने पे मजबूर है। सर ऐसा है कि नहीं है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो आपने कुछ ना करना हो तो यू जस्ट स्क्रॉल इट डाउन एंड यू जस्ट परचेज इट। ये भी देखें ना टेक्नोलॉजी ने कितना हमारी जिंदगियों पे असर डाला है। एक्चुअली इसको अगर हम गलत एंगल से लें तो बहुत सारे गलत चीजें, लेकिन अगर ठीक तरीके से लें तो हमारी जिंदगी आसान हो गई ना। एक नॉर्मल, अगर मैं कहूँ एक एंटरप्रेन्योर, जैसे अब आपने सपोज करें, वो जैसे हमें सो कॉल्ड लगता है ना, फेसबुक हमारी बातें सुन रहा है, व्हाट्सएप हमारी बातें सुन रहा है, होता है ना अभी। हाँ, यही हम कहते हैं ना, हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी, मैं तो इस पे ये ढूंढ रही थी और मुझे नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट ब्राउजिंग। स्मार्ट वही चीज याद रखिएगा, प्रोडक्टिविटी। ब्राउजिंग का मतलब ये है कि जी आपने एक चीज सर्च की, अच्छा अब हम लोग इतने टेक्नोलॉजी एडिक्टिव हैं, जैसे भी आपने बात की कि हम फौरन गूगल पे चले जाते हैं। तमाम एप्स अंदर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, वो कनेक्शंस में है, आपस में कनेक्टेड है। जो डेटा एक पे होगा वो दूसरी पे शेयर हो जाएगा। ये वो कहता है ना, शुरू में आपसे पूछता है कि कैन आई शेयर दिस विद, ठीक है ना, आप उसको एग्री करते हैं बिना पढ़े हुए। ऐसे ही है, क्योंकि एग्री कर देते हैं, बहुत सारी ऐप इंस्टॉल करनी होती है ना, एग्री पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, तो आपका एक्सेस तो आपके फोन का चला जाता है आपके। अच्छा, अब वो फोन का एक्सेस किया, वो एप्स आपस में कनेक्टेड है, वो आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। तो जब आपने गूगल किया तो फेसबुक को पता लग गया ये बंदा ये चीज ढूंढ रहा है। तो जहां पे अब आपको चीज चाहिए, सपोज करें 5000 की, ठीक है, असल में आपको किसी जगह पे वही चीज मिल रही है 10,000 की, तो वहां पे सिर्फ आप एक स्टोर पे देख रहे हैं जाके, वो सिमिलर चीज आपको 10,000 और स्टोर्स पे दिखा देगा। फिर जहां पे आपको सस्ती मिलेगी आप वहां पे परचेज कर लेंगे। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। वो हमारे यहाँ फेसबुक हमारी बातें सुन रहा है, मैं कल रिश्ता ढूंढ रही थी, वो रिश्ता मिल गया, ठीक है। ये चीजें भी है। अच्छा, आगे बहुत सारा रहता है ना कि अच्छा यार आपका जो मोबाइल का कैमरा है ना, आप बहुत सारी चीजें करें, तो आपका मोबाइल का कैमरे से भी आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो पहुंच रही हैं लोगों तक। देखिए बात पता है क्या, सिक्योरिटी रीजंस हैं चीजों की, वो है, चीजें होती हैं, लोग हैक करते हैं, लेकिन एम ही नहीं कर लेते। यानी आई एम अ नॉर्मल गाय, किसी को मेरा डेटा क्यों चाहिए होगा? ठीक है, हाँ, एक बड़े लेवल पे ये बात सोची जा सकती है, वहां पे कॉल्स रिकॉर्ड भी हो सकती हैं, कॉल लीक भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक आम आदमी को क्यों जरूरत है? ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पे ना कुछ लोग आके ना, कुछ वही सियाने लोग ये कहते हैं जी दुनिया में डेटा बिकता है। बिल्कुल बिकता है, लेकिन ऐसे नहीं बिकता। वो गूगल बेच देता है या कोई और जगह बेच देती है, यानी उनके अपने बिजनेस मॉडल्स हैं, वो लोग करते हैं काम। लेकिन ऐसे ही मेरा फोन पड़ा हुआ है जी, वो मेरी रिकॉर्डिंग करता है, और नहीं भाई ऐसे नहीं होता, उसने मुझे रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है ना, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे रिकॉर्ड करके वो क्या कर लेगा, या वो किसी जगह पे क्यों चला जाएगा? तो हमारे यहाँ लोगों ने मिथ बहुत ज्यादा बना दिए हैं, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। जैसे आजकल आपने मेटावर्स का नाम सुना हो शायद, ठीक है, वर्चुअल दुनिया जमीन खरीद रही है। वो एक ना मैं एक शुगलन बात करता होता हूँ कि पिछले दिनों एक ना किसी ने डॉक्यूमेंट्री सी बनाई कि एक बंदे ने चांद पे घर खरीद, चांद पे जमीन खरीद ली, शायद आपने देखी होगी। ये मैंने भी देखा है। मेरी नजर से मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे शेयर की, तो मैंने ना उस पे कहा, मैंने कहा ये बंदा जो है, और उसने कहा मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट करना। मैं कितना जबरदस्त आदमी है यार, इसकी ख्वाहिश है इसकी बीवी फौरन दुनिया से जाए। ठीक है ना, कितना शरारती आदमी है। मैं कहा उसको समझ नहीं आई, वहां पे गिफ्ट कर दूं, वहां पे पहुंच जाए बस, वो चली जाए किसी तरीके से। अच्छा,
मार्स, जैसे भी मार्स का भी बहुत ज्यादा हमें क्या कहते हैं, दुनिया तबाह हो जाएगी, लोग वहां चले जाएंगे, दुनिया को ठीक करना किसी तरीके से। अजीब अजीब चीजें आपको देखे ना, लोग इस तरफ आ रहे हैं। अच्छा, लोग उनको बिलीव पता नहीं कैसे कर लेते हैं बार हाँ, नहीं मतलब आपके, हाँ ठीक है ना। तो वो मेरी फ्रेंड ने भी कहा कि जब ये सब, मैं कहा ठीक है तुम मार्स पे चली जाना बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। नहीं वो जो होता है ना, मैं नॉर्मली यही बात करता था, मैं कहता ये जो लोग कहते हैं ना हमारी बीवी हूर लगती है, मैं कहता पहले जन्नत में पहुंचाने के चक्कर में। सही है। अच्छा, वैसे आने वाले आप इन 10 सालों में या आगे जब भी हम बात करें तो आप टेक्नोलॉजी को कहाँ देखते हैं? देखें, अगले 10 साल बहुत क्रिटिकल है। यानी देखें, अगर आप आज से 20 साल पीछे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ना एक रूल है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है और फिर उसमें जो एडवांसमेंट्स आती है वो उससे हाफ ईयर्स में आती हैं। ठीक है। जैसे हम 2020 की बात करें तो फ्लॉपीज वगैरह यूज करते होते थे हम लोग, ठीक है, सॉरी 2020 कह रहा हूँ, 2000 की, ठीक है, 2000 से 2020 यूएसबी आ गई इतनी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। उससे पहले मुझे याद है मैंने 32 MB की यूएसबी ली थी तो दुनिया कहती थी ओए ये क्या लेके फिर रहे हो। हाँ, ऐसे है यूएसबी का, तो उस टाइम आपको पता भी नहीं था, ऐसे ही है बिल्कुल। देन वहां से कन्वर्ट हुई चीजें, अब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े में उनको यूज करना है स्मार्टली, ठीक है, यानी हमारे पास इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं तो उनको यूज करना है। तो अब अगले 30 साल में वो सब कुछ होने वाला है जो हमें लगता है उड़ने वाली गाड़ियां भी आ जाएंगी, ड्राइवरलेस कार भी आ जाएंगी, जिस तरह अभी हम यहाँ देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में जैसे भी चैट जीपीटी आ गया या और बेतहाशा चीजें ऐसी आ रही हैं, ये तमाम चीजें होने वाली हैं। यानी 2030 तक, यानी 2035 की जो प्रेडिक्शन है, अगर आप लोगों ने यानी कि ऑडियंस ने भी, आपने भी क्वांटम कंप्यूटिंग का नाम सुना हो, तो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम प्रोसेसर हर इंसान के हाथ में होगा। सही। अब दैट मीन्स यानी जो इस टाइम एक प्रोसेसर या एक कंप्यूटर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलता है, वो इसका मतलब ये है कि वो आपके पाम पे होगा उस टाइम। सही। तो इसका मतलब कितनी तेजी से चलेगा, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 13 ईयर्स, और 13 ईयर्स इज नथिंग, ठीक है, और पता भी नहीं लगना आपको, और टाइम जितनी तेजी से गुजर रहा है 13 सालों में आपको पता भी नहीं लगना, ठीक है। तो आपके हाथ में होगा वो वाला प्रोसेसर, दैट मीन्स यू कैन अचीव एनीथिंग विद दैट। लेकिन सिर्फ फर्क यही है, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, कि हमें सीखना है चीजों को। अब वो टेक्नोलॉजी देखें आपने, अब अगर आपको जैसे 10 साल की आप बात कर रहे हैं, वो जो वॉच है, पेंडेमिक में हम सब ने उस वॉच के साथ या फोन के साथ वो हरकतें की हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। हमने उससे बीपी चेक किया अपना, हमने उससे अपनी ब्रीदिंग चेक की है, सिर्फ उसके ऊपर उसकी लाइट के ऊपर हाथ रख के, इसके हार्ट बीट चेक की है, क्योंकि डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते थे। तो अगर ये वॉच आपका सारा हेल्थ केयर का डेटा किसी जगह पे सेव कर रही है और उसको एआई यूज करते हुए आपको ये बता दे अगले 10 साल में आपको कौन कौन सी बीमारियां होने वाली हैं, तो आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है तो वो आपको ये बता दे आपको हार्ट अटैक 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, तो अपनी डाइट बेहतर कर लें, न्यूट्रिशन वाली बात, ठीक है, डाइट बेहतर कर। आप समझते हैं कि ये पॉसिबल होगा कि आपको आपकी बीमारियां आपको पहले से आपको पता चल जाएगी, यार आपको ये होने वाला है? क्योंकि देखें वो आपका एक डेटा एक जगह पे सेव हो गया ना, सपोज करें, और वो डेली बेसिस पे भी नहीं, यानी हर टाइम हो रहा है, आपकी हार्ट बीट ऊपर हो रही है, ब्लड प्रेशर नीचे, वट एवर जो भी चीजें चेंजेस। अच्छा, मोस्टली तो हम ये चीजें, हम तो इसको बड़ा कैजुअल ले रहे थे, यार अच्छा आ गया, कितना बीपी आ रहा है, कितना आपका हार्ट बीट कितनी आ रही है। आप जाके ना कभी डॉक्टर को जो रिपोर्ट अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, आप कभी जाके वो डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको बता देता है कि ले भी आपकी ये चीज बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करें। वो कंट्रोल करने का मकसद ही ये होता है कि जी आप, जैसे कोलेस्ट्रॉल का मैंने मकसद ये, कोलेस्ट्रॉल से ही हार्ट के अंदर क्या होता है, चर्बी बढ़नी शुरू हो जाती है। वो कैसे बढ़ती है? कोलेस्ट्रॉल से बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली ये सारी अगर चीजें वहां पे सेव होती जा रही हैं तो आपको बता सकता है ना कितनी देर में आप क्या होने वाला है। ठीक है जी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे इन्होंने ये बात बताई है, इस पे मजीद भी हम बात इनसे सुनेंगे, जानेंगे। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, ईद उल अज़हा भी करीब है, जाहिर सी बात है, हम अगर उसमें भी बात कर लें थोड़ा सा, तो आप क्या समझते हैं कि जो ग़िज़ाई बैलेंस होगा हमारा, उसको कैसे बरकरार रख सकते हैं? क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, कितनी एतदाल के साथ, ये सब चीज़ें ज़रा बताएं। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो अक्सर एक बात कहते होते हैं कि जो न्यूट्रिशन की जितनी भी गाइडलाइंस है ना, जितने भी आप मशवरे लोगों को देते हो, वो त्योहारों उसमें निकाल दो। तो जितने भी इसमें ईद उल अज़हा, ईद उल फितर है, जितनी भी चीज़ है ना, इसमें निकाल दो। आप एक बंदे को जिसको डायबिटीज़ है, उसको आप नहीं रोक सकते कि वो ईद उल फितर पे सेवियां ना खाए, पॉसिबल ही नहीं है, वो खाएगा। आपने उसको बस बैलेंस करना है कि वो बाकी चीज़ों को एडजस्ट कर ले, वो इंसुलिन लेवल को एडजस्ट कर ले। तो ईद उल अज़हा है तो कहते तो हम यही हैं कि गोश्त जो है वो थोड़ा सा एतदाल के साथ खाएं। अगर दिन में एक दफ़ा खा लें तो बहुत है, नाश्ते में अलग,
दोपहर में अलग, रात में अलग, फिर दोपहर शाम में उसके वो। ये मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि आप न्यूट्रिशन सोसाइटी को साथ लेके चल रहे हैं, तो चले मैंने पूछे। छोटी सी चीजें ऐड कर, वो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, वो नॉर्मली मीम्स भी चल रही होती, प्रोटीन ही प्रोटीन होगा, प्रोटीन ही प्रोटीन होगा, वो प्रोटीन कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, वो ज्यादा है, वो फिर हमारा जो किडनी है वो इसको इस तरह प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता, हम बहुत सी बीमारी। दूसरी बात यह है कि हम चूंकि इस तरह के गोश्त के आमतौर पे आदी नहीं है, हमारी बिल कौम की बात कर रहा हूँ, तो हम लोगों को बड़ा एहतियात करनी चाहिए, खास तौर पे जो जिस तरह हम उसे पका रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छा प्रोसेस कर रहे हैं उसको, बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं कर रहे। वैसे ही हमारे खाने पाकिस्तानी बहुत भूनते हैं, बहुत भूनते हैं, इतना बहुत अच्छे से बनाते करते हैं कि बस बोटी मुंह में जाए और घुल जाए, इतना मेक श्योर करते हैं कि ऐसे अंदर जाए और बिल्कुल ना वो पानी हो जाए, तो फिर उस बोटी में रहता कुछ नहीं है, ना प्रोटीन रहती है ना कुछ रहता है, वो फिर जायका रह जाता है। तो हम लोग यही कहते हैं कि करें, जरूर करें, लेकिन थोड़ा सा एतदाल, म्याना रवि जो है ना, वो इस्लाम ने भी सिखाई है आपको और हम भी यही दर्द देते हैं। अच्छा, आपके ये तो हो गया आपके सोसाइटी को लेके रहे हैं न्यूट्रिशन की, साथ साथ आपका आर्ट के साथ भी ताल्लुक है, तो थोड़ा सा उसके हवाले से हमें बताइएगा कि आर्ट के साथ किस तरह जुड़े। और मैं असल में शायर हूँ, शायरी करता हूँ। अच्छा, शायर हैं? हाँ जी, तो नसरी नज़्में जो है ना, उर्दू नज़्में कहता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बात बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो साउथ पंजाब है ना, इसमें अदब परवरी नहीं है, आई नहीं। आपको तो आपका ताल्लुक इस फील्ड से, आपको आइडिया होगा। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत कम है, मतलब अदब परवरी बहुत मैं कम डेली शो करती हूँ, मेरा मंडे टू सैटरडे मेरा शो होता है और बहुत अदब के लोग आते हैं। अब होना शुरू हो गया होगा, मैं इस बात पे आ रहा था, लेकिन मेरा ये पॉइंट हुआ, चूंकि मैं अभी इस वक्त यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, हमारे यहाँ लेग पुलिंग और मुकाबलाबाजी ज्यादा है, उस चक्कर में हम हर जगह है, आप कहीं भी चले जाएं ये चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन अगर अदब की बात की जाए तो अदब बहुत अरसे से जुड़ा हुआ है और ये खत्म नहीं हो सकता। ये बात हकीकत है, हमारे यहाँ शायर और जनूबी पंजाब से बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हाँ, कोट मिठन सादक ख्वाजा फरीद से शुरू होते हैं, आज तक हमारे शायर तो हैं। अभी तहजीब हाफी जो मशहूर है वो भी साउथ पंजाब का ही है, लेकिन बात मैं ये कर रहा हूँ, वो तो भी यंगस्टर्स है ना अभी, तो वो तो बहुत सारे औरों की भी शायरी करते हैं, तो इस हवाले से। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मैंने चूंकि मैं आपको 2 मुकाबले लड़े मैंने इंडिया में। अच्छा। तो इंडिया में ऑनलाइन मुकाबले थे, एक 2022 में था अमरोहा लिटरेचर मैराथन के नाम से, और एक अभी हुआ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फरवरी 2023 में। तो दोनों मैं अल्लाह ताला के करम से जीता हूँ और ग्लोबली फर्स्ट आया हूँ उर्दू नज़्मों में। और मुझे खैर मुबारक, और मुझे वहाँ पाकिस्तानी मेरे अलावा सिर्फ एक आदमी मिला है और वो सरगोजा का था। मैं कह रहा हूँ कि साउथ पंजाब के लोग अदब में आगे आते तो हैं, बट वो किसी ना किसी तरह, हाँ ये कह सकते हैं हम, क्योंकि अदब तो है, लोग जुड़ते भी हैं, लेकिन आगे उसको फिर कंटिन्यू नहीं करते और बाहर मुकाबला नहीं, वो फिर अपर पंजाब से या पूरे पाकिस्तान के बाकी या वो इंडिया की उर्दू से, लखनऊ से और इधर उधर की चीज़ों से ना वो मुकाबला नहीं कर पा रहे होते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यह है कि जहाँ वो खुश होकर ना 2 स्टेजेस पर पढ़ के ना, जहाँ वो राज़ी हैं, उनको चूँकि 2 स्टेज मिल गए हैं, वो राज़ी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज़ में, और अब चूँकि अब तो आपको आइडिया होगा कि लिटरेचर अब यूनिवर्सिटीज़ में आना शुरू हो गया, अब सोसाइटी जो है वो दोबारा ग्रो करना शुरू कर दी है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अदब और जो आर्ट है और ये दोनों चीजें हमेशा जिंदा रहेंगी, हमेशा लोग जुड़े रहेंगे आर्ट के साथ भी। बाकी अब ये बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है उसके साथ। ये वही करेगा जो अभी पहले बता ब्रेक में हमारा चल रहा था, ऐसे ही है ना हमारे। अच्छा, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल होगा हमारी जिंदगी पर, इसके क्या असरात होंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको खतरनाक भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको दूसरे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें भी ऐसी आ रही हैं, आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो ना मजे की बात यह है कि दुनिया टर्मिनेटर 2 जैसी कभी नहीं होगी। वो दुनिया टर्मिनेटर 2 लोग वो फैसिनेशन रहता है, रोबोट्स आ जाएंगे, हम साइलोज में जाके कंट्रोल कर लेंगे, हम पाइपों में नीचे रहना शुरू कर देंगे। ठीक, तो ऐसा कम से कम 200 साल तक तो नहीं हो रहा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हम बैठे हुए थे, यानी उसमें गूगल के इंजीनियर्स थे, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स सारे बैठे हुए हैं। एक हमारा एक हल्का है बाब है, वो गपशप लगा रहा, तो वहां पे डिस्कशन हो रही थी। सही। तो वो कहते हैं अभी 200 साल तक तो नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ऐसा। हाँ। लेकिन चीजें एडवांसमेंट की तरफ जरूर जाएंगी। अब वो एडवांसमेंट क्या है? वो वही बात है कि जी दोबारा थोड़ी सी बात ऐड करता हूँ कि हमें सीखना है कि ये काम कैसे करता है। जैसे चैट जीपीटी आ गया, अब चैट जीपीटी से ये सीखना फायदा कैसे उठाना है, ये नहीं करना कि इसको बैन कर दें जी, राइट? तो सेम चीज वही, जब कैलकुलेटर आया तो मैथमेटिशियन को लगता था हमारी जॉब खत्म हो जाएंगी। हाँ। जॉब्स हमेशा स्मार्ट हो जाती हैं पहले से, आसानियां हो जाती हैं, काम खत्म हो जाता है। जो क्लैरिकल वर्क था, जो कि दिमाग उसके लिए जरूरी नहीं है। सही।
यानी आपने पेपर ऊपर नीचे करने उसके लिए आपको जरूरी नहीं है, किसी ने काउंट करनी है कोई चीज, उसके दिमाग में सारे बैंक में आपको घंटा लग जाता था, आपने पैसे आप मशीन में रखते हैं, आप मशीन में रखते हैं, आपका अब उतनी देर में कितने क्लाइंट्स उनके वो साइड पे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली जो अब देखें, मैंने आपको बताया कि एक वो वॉच है, IoT, देन ब्लॉकचेन है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पूरी इंफॉर्मेशन डेटा तो इकट्ठा हो रहा है, उसको सबसे ज्यादा यूज करेगा AI। सही। और आपकी लाइफ को आसान करने में इसकी एक मैं मिसाल देता हूं। सपोज कर लेते हैं, वही मेरे एक्चुअली स्टूडेंट्स अगर सुन रहे होंगे ना तो वो हंसेंगे कि सर ने यहाँ पे भी वाली मिसाल कर दी। वो ये कि वो हमारे घर हैं, वैसे तो अमेरिका कहीं पे आप चले जाएं वो सेम चीज है। अंडों की जगह पे आपको अंडों के अलावा बाकी सब कुछ मिलता है। फ्रिज के अंदर जहाँ पे अंडे रखे होते हैं ना, अंडों की जगह बाकी आपको अदरक भी मिलेगा, लेमन भी मिलेगा, अंडे नहीं मिलेंगे वहां पे। ठीक, ऐसा ही होता है ना, नॉर्मल है, ये सबके घरों में इसी तरह। अच्छा, ऐसे ही है। अगर सपोज कर ले वहां पे अंडे ही पड़े हों और मैं उसके ऊपर एक थ्रेशहोल्ड लगा दूं कि जी जैसे इसमें 2 अंडे या 3 अंडे रह जाएं तो ये ग्रोसरी स्टोर को ऑर्डर कर दे, खुद से ही फ्रिज ऑर्डर कर दे। सही। और मेरे घर सिर्फ डिलीवरी आए। ठीक है कि जी इसके घर में अब इसको आप अप्लाई करें जो फ्रूट बास्केट है उसके अंदर, फ्रूट ट्रे कि उसके अंदर एप्पल्स पड़े हुए। अभी हम मैंगोज की बात कर रहे थे, मुल्तान में हो तो मैंगोज की बात तो बनती है ना, ठीक है। तो मैंगोज पड़े हुए, मैंगोज खत्म होने लगे हैं, यानी 2-3 पीसेज रह गए, कितना वेट है उसका, उस हिसाब से वो ऑर्डर कर दे जिस घर में मैंगोज खत्म हो रहे हैं। चलें एक और मिसाल लेते हैं। सपोज कर लेते हैं डिस्पेंसर है पानी वाला, पानी के उसके अंदर बॉटल के अंदर 25% पानी रह गया, तो वो खुद से ऑर्डर कर दे कि इस घर में पानी खत्म होने वाला, पानी चाहिए। ये सब वो चीजें हैं। अब इससे हो क्या रहा है, असल में हो ये रहा है कि आपकी जिंदगी, टाइम नहीं बच रहा आपका। जैसे आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, यानी पेंडेमिक तो अल्लाह ना करे दोबारा पेंडेमिक आए, तब क्या हुआ था, तब एक्चुअली आपका टाइम बचना शुरू हो गया था। ऐसा ही होता था ना, आप जूम पे मीटिंग्स कर रहे थे, आप कहीं ट्रेवल नहीं कर रहे थे, तो आपका वो जो लॉन्ग डिस्टेंस चीजें थी वो कम हो गई थी एक्चुअली। तो उससे उसी दौरान हम देखते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ लोग भी उसी टाइम में बढ़ना शुरू। मिसाल बताता हूँ बड़ी मजे की, मैं नाम नहीं लूंगा, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, अगर देख रहे होंगे सर तो उनको समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो ये थी कि ना मैं एक जगह पे जॉब करता था, तो मैंने उनको कहा कि सर हम ना इतना ट्रेवल करके एक कॉल के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं, रीजन व्हाई नॉट वी गोइंग टू यूज ये जो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हैं या टेलीप्रेजेंस सॉफ्टवेयर हैं वो यूज कर लेते हैं। उन्होंने मेरी सी लेवल पे कंप्लेंट कर दी, हमें काम करने से रोकता है। ठीक है। अच्छा। मुझे सी लेवल ने बुलाया, वो कहता है कि यार इनको जिस तरह कर रहे हैं करने, तू ना जाया कर, ठीक है, मुझे पता तुझे पता इस बात का, इनको करने दे जैसे ये लोग कर रहे हैं। तो इनको मैंने उन सर को मैंने पेंडेमिक के दिनों में फोन किया, मैं कहा सर फिर मिले, कहते नहीं फोन ऑनलाइन कर लेते हैं ना। सही है। तो ये जो चीजें बाद में समझ आती हैं ना आपको कि पहले आप उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। जो अब आपने जो हम 10 साल के बाद की डिस्कशन कर रहे थे ना, आपने वो चीजें आज सीखनी है ताकि 10 साल बाद आपको रिजल्ट मिल सके। और दूसरी एक छोटी सी बात, यहाँ पे हम हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन। हमें यानी व्हाट्सएप बना, फेसबुक बना, आपके ख्याल में उसमें पाकिस्तानी नहीं होंगे, उन्होंने काम किया, बट हु इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट? बिकॉज फेसबुक एक प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप एक प्रोडक्ट है, गूगल एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर काम किसने किया? उन प्रोडक्ट इनकी है यूएस की या किसी और कंट्री की, वो क्या करते हैं अब वो उस पर पैसा बना रहे हैं लाइफ टाइम। हमने एक दफा पैसा लेके हम खुश हो गए, वो हो हमने बड़े पैसे कमा लिए हैं जी। हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन से निकल के प्रोडक्ट मैनेजमेंट नेशन के अंदर जाना। जैसे ही हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट नेशन बनेंगे, जितने एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जितने लोग तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। दुनिया उनसे डिस्काउंट मांग रही होती है। ठीक है ना, कोई नया बंदा काम शुरू करे ना, यानी आप आज का काम शुरू करें, सबसे पहले रिश्तेदार रहेंगे, डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे ही है, या डिस्काउंट मिलेगा या फिर फ्री में दे देंगे यार, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। वो काम नहीं करना। एक दूसरे को सपोर्ट करें एंड मूव टुवर्ड्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट नेशन। कोई प्रोडक्ट बनाए, मार्केट में लेके आए, उससे पूरी जिंदगी पैसा कमाए। देर से आएंगे लेकिन आएंगे परमानेंट। हम उसकी तरफ नहीं जा रहे अभी तक। और उसमें हम क्या देखते हैं, हम हमारे पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं इस हवाले से कि भाई हमारे यहाँ पे जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह पढ़ाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है, जो हमारा यहाँ पे सिस्टम है एजुकेशन का, क्या कहेंगे इस बारे में? नंबर 1 अपना ये जो यूनिवर्सिटीज और यहाँ पे थोड़ा हमें अपडेट होना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारों से बातचीत चल भी रही है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व भी कर रहे हैं चीज़ों के अंदर और नई टेक्नोलॉजीज पे भी आ रहे हैं। लेकिन चंद लोग वही बातें करते हैं कि नहीं जी, जैसे मेरा एक टेक है इस पे कि आपको 5th क्लास से ऑनवर्ड 3 सब्जेक्ट्स ऐड कर देने चाहिए। सही। किसी भी बच्चे को इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी इन्फॉर्मेशन, मैं भी ब्रेक में साथ साथ इनसे मजीद भी बातें हो रही हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि किस तरह चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है और आने वाला जो टाइम है वो कैसा होगा। बेसिकली मैं यही बात कर रहा था कि बच्चों को 5th क्लास से ऑनवर्ड जो है हमें 3 सब्जेक्ट्स ऐड करने चाहिए। इकोनॉमिक्स, जैसे आजकल हर बंदा इकोनॉमिस्ट बना हुआ है, पता उसको कुछ भी नहीं है, यानी इनको किसी को ये पता नहीं डॉलर इन्फ्लेशन होती क्या, लेकिन वो उस पर कमेंट जरूर करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इन्होंने आगे चल के इकोनॉमिक्स संभालनी है पूरी दुनिया। हाँ। दूसरी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप, अगर वो बंदा अपना काम बच्चा करना चाहता है तो उसको पता हो कि क्या करनी है। तीसरी चीज है टेक्नोलॉजी, आने वाले दिनों की टेक्नोलॉजीज कैसी हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स ऐड होने चाहिए 5th क्लास से ऑनवर्ड, ताकि जब तक वो बच्चा मैट्रिक तक पहुंचे उसे पता हो, विजन सामने हो। अभी तो हमारा बच्चा मैट्रिक में वो ये फैसला कर रहा, वो 8th क्लास में ये फैसला कर रहा था उसने O लेवल्स करना है कि मैट्रिक करना है। उसके बाद उसने ये फैसला कर रहा होता कि मैं FSC प्री मेडिकल में जाऊंगा किसी और में जाऊं, तो एंड तक वो सिर्फ कंफ्यूज ही फिर रहा होता है कि मैं करूं क्या। अभी हम देखते हैं कि हमने डिग्रीज ली नहीं है और हम घर बैठे हुए हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। यही बात है ना। हाँ। हम फौरन पता क्या कह देते हैं, गवर्नमेंट कर दे ये काम। हाँ। हमने क्या किया इस काम के लिए। मुझे कई दफा लोग इंटरव्यू देने आते हैं तो मैं उनसे पूछूंगा, अच्छा जी आपकी डिग्री तो इस चीज में, काम आप ये वाला कर रहे हैं। हाँ। मुझे शौक है। मैंने कहा अच्छा शौक है आपको, तो मुझे ये बताएं आपने इसमें खुद क्या अचीव किया। नहीं जी मैंने तो कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं की, मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं हुआ। तो ये कैसा शौक है कि आपको पता ही नहीं है इस बारे में। यानी मुझे अगर आके कोई बंदा ये कहना मुझे वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, वर्ल्ड चीजों इनका शौक है, हाँ। तो मेरा उससे पहला क्वेश्चन होगा, अच्छा मैं नॉम चॉम्स्की की बुक पढ़ी है ये वाली, तो वो साथ ही कहेगा नहीं, तो दैट मीन्स आपको शौक ही नहीं है इस चीज का। तो बट आपने उस चीज के लिए खुद क्या किया है। हम फौरन से ना डिग्री ले ली है, जैसे गालबन पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि डिग्रियों को लोग आग लगा रहे थे। हाँ। समथिंग डिग्री है आपके पास स्किल भी है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन दरमियान में एक चीज मिसिंग है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। वो नहीं है आपके पास। अच्छा, हमारे यहाँ रिसर्च के हवाले से भी उस तरीके से काम नहीं किया जाता जिस तरह जिस लेवल पे होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रैक्टिकल आपने बुक्स तो पढ़ा दी, आपने वो रट्टा भी हम लोगों ने लगा लिया, जाके हमने एग्जाम्स भी दे दिए, 1000 से ऊपर नंबर भी ले लिया। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली हम अगर बात करें या उसकी उसमें रिसर्च में जाएं तो हमें पता ही नहीं होगा कि उस चीज का पीछे मकसद क्या होगा। जब लोग आते हैं ना कोई भी, उनको पहला जो टास्क दिया जाता है ना, ये नई चीज है इस पे रिसर्च करके आओ और आके इस पे 2 दिन बाद आपने प्रेजेंटेशन देनी है। अब वहां पे लोगों को एक सेट हो जाते हैं कि जी जब वो रिसर्च करने पड़ते हैं, जब इतने लंबे पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, उनमें से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है ना चीजें, तो वहां पे लोग अचानक परेशान हो जाते हैं बच्चे के, ये क्या हुआ। फिर कहते हैं ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया था। तो रिसर्च करनी तो कम से कम बच्चों को सिखाएं। हमारे लिए रिसर्च पता है क्या, रिसर्च ये है PhD कर ली, उसमें जी पेपर पब्लिश हो गया, अब क्या। उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया आपने किसी जगह। कोई प्रोसेस अगर आपने बनाया उसको इंप्लीमेंट तो करें। जैसे भी न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं कि अगर तो लोगों को पता है कि जी ये चीज गलत है, फिर हम क्यों कहते हैं तड़का ज्यादा लगाओ। ठीक है ना। बातों में भी लोग तड़का ज्यादा लगाते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। बातों में तड़का तो जरूरी है। दूसरा हमारा जो रिसर्च PhD की उन्होंने बात किया ना, वो भी हम थीसिस पे थीसिस छाप ही रहे हैं। किसी और का थीसिस उठाया, उसमें थोड़ा सी चेंजेस की, अपना थीसिस लिख दिया। एक और थीसिस उठाया, उसमें थोड़ी सी चेंजेस की, अपना थीसिस हो गया। आपने बस नाम चेंज किया, थोड़ा सा उसमें मेथोडोलॉजी चेंज की, अपनी तरफ से तो उसमें जो है ना, उसमें प्रोसीजर्स कोई नहीं है। यानी हर बंदे को पता है कि ये जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं कॉपी पेस्ट है, बट हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को, जो 1 ईयर प्रोजेक्ट होता है, पूरा साल होता है, हम एक बच्चे को ये नहीं कहते कि तुम ये नया आइडिया लेके आओ, नई प्रोडक्ट डेवलप करो, हम तुम्हें साथ देंगे, यूनिवर्सिटी साथ देगी, और हम इसके बाद तुम्हारा एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट हो सकता है। इसकी तरफ कोई नहीं आता। दिस इज, ये देखिए ये एक एक्स्ट्रा चीजें जो दुनिया में हो रही हैं, और मेरी कोशिश है जिन लोगों के साथ मेरे MOU साइन है यूनिवर्सिटी में, वहां पे हम ये लोग चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोग हम उनको कहते हैं। और फिर मैं एक और चीज के भी बहुत हक में हूँ कि जी एक यूनिवर्सिटी से 5 बंदे उठा के एक प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। यानी 2 बंदे मुल्तान से उठाएं, 2 बंदे FC कॉलेज लाहौर से उठाएं, 2 बंदे कराची से उठाएं, 2 बंदे पेशावर से उठाएं। हाँ। उनको मर्ज करें ताकि उनको मल्टी कल्चरल मिले, पता चले उनको पता है उन्होंने क्या पढ़ा हुआ और उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है। और फिर एक चीज और होती है, हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पे होता है। कोडिंग सीख लो, इसको हर इंसान की एक स्पेशलिटी है। जैसे आपकी माशाल्लाह स्पेशलिटी की आप बात कर सकते हैं, मेरी भी इसी तरह कुछ स्पेशलिटी है, इनकी भी कुछ स्पेशलिटी होगी। तो हमें अपनी स्पेशलिटी के अंदर रह के जो है ना, हाँ, फिर जो चीज आपकी नेचुरल है वो तो आप खत्म नहीं कर सकते ना। अब अगर एक बंदा, मेरे जैसा बंदा लेफ्ट हैंडेड है, आप मुझे अगर राइट हैंड से जी मुझे 100 पेज जो है ना उसका लिख के दो, मैं तो सारी जिंदगी नहीं लिख सकता। ठीक है, वो मेरे लिए तो मैं अगर बोलने वाले बंदे को मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ
कि नहीं जी आपने इंटेलेक्चुअल बात नहीं करनी, ये आपको मैं दे रहा हूँ, हाँ। ठीक है, जैसे शुरू में हमारी बात हुई थी ऑफ स्क्रीन के जी हम तो वैसी बातें शुरू कर देंगे, ठीक है, तो वो अब मैं आपको दूंगा नहीं स्क्रिप्ट पढ़ना आपने, आप सारी जिंदगी नहीं पढ़ सकती क्योंकि आपको टाइम लगेगा। अच्छा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जो चीज मुझे पेज पे दी जाती है कि यार ये पढ़ना है, वो मेरे से उस तरीके से पढ़ी नहीं जाती। जो चीज आपको एक बार ऐड करना चाहूंगा, इससे ना जो कि मैं आज के ताल्लुक है, इससे हमारा जो तहजीबी कल्चर है ना वो भी फौत हो जाता है, वो दब जाता है, वो बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि हमारे अंदर का जो अपना इंसान होता है ना, जो हमारा अपने अंदर का एक आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, जो शायर है, जो भी अपना इंसान है, जब हम उसको स्क्रिप्ट पढ़ा देते हैं ना, भाई तूने जो है ना कसीदे पढ़ने हैं, तो वो कहता है कि भाई मैं तो फिर पढ़ता तो है मजबूरी। इस्लामिकली भी ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस्लामिक रिसर्चर भी हूँ, तो इस्लामिकली उसका भी स्टूडेंट हूँ मैं। जब पहले एक दौर था ना, तो जो तीर कमान चलाते थे उनको तीर कमान ही दिया जाता था, क्योंकि एक्सपर्ट थे। चले अब ये तो मैंने वो इंसानों की बात, अगर आप चूंटियों से कुछ सीख लेना, उनके गार्ड जो होते हैं ना, जिनके सर बड़े होते हैं, वो पहरा देते हैं बाहर, बाकी सबको वो अंदर जाने देते हैं, और जब उन्होंने बंद करना होता है ना बिल, तो वहां पे एक बंदे का मुंह लगाया जाता है या उसकी बैक लगाई जाती है कि आएगा तो सबसे पहले नुकसान इसको होगा, और ऐसे इसको नुकसान होगा, ये चूंटियां कर रही हैं और हम इंसान हैं, यानी हम अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, और हमारी इंटेलेक्चुअल वो आके ना फौरन ही जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, उसके पीछे उसके सामने दो, यानी लड़का है तो एक ही टास्क है, लड़की है तो भी एक ही टास्क है, लड़का टास्क है वो टास्क है दे दिया जाता है जी के बेटा तुमने यहाँ इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, और लड़की है शादी करनी, ठीक है ना। अब यही है हमारे यहाँ, तो हमारा मुआशरा और हमारा माइंडसेट, जैसे हम ब्रेक में भी हम यही बात कर रहे थे कि हमारा माइंडसेट आज तक वही है और वही चलता आ रहा है। Exactly. हम लोग उससे आगे नहीं कुछ कर पा रहे, क्योंकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। हम अभी तक जो है ना वहीं पे बैठे हुए हैं और उन्हीं चीजों में ही बात कर रहे हैं कि नहीं जी ये तो जो है ना बाप दादा ने ऐसे किया था, हम भी ऐसे ही करना है। हालांकि ये बाय द वे ये वैसे भी गलत चीज है, यानी अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये गलत चीज है, क्योंकि कुरान करीम में भी आता है कि इंसान को अपने कल के दिन का नहीं पता, लाइफ इज दैट मच अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल यू हैव नो आइडिया। वो हम जी नहीं बेटा है तो ये करेगा, ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स की इवन आपस में नहीं बन रही होती, हालांकि सेम फील्ड है, दे आर, मैं उनको कहता हूँ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, सो दे आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, वो डॉक्टर्स हैं तो वो होम्योपैथिक को नहीं मानते, वो होम्योपैथिक वाले उनको नहीं मानते, वो किसी और को नहीं मानते, वो क्या चल रहा है। एक हमारे जैसा जो बंदा ना जो यानी कि वैसे एक डॉक्टर के पास जाता है उसके हिसाब से उसको इलाज चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये भी बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की तो हमें वो चाहिए कि अच्छा खाना क्या है ये बता दो बस। अच्छा अहमद की कोई एक अदर शेर सुना दे, क्योंकि टाइम तो हमारे पास, शायर तो आप हैं, कोई और से लेते हमें जाते जाते कोई अपना शेर ही सुना दे। मैं नज़्में कहता हूँ, तो वो नज़्म तो खैर फिर बहुत लंबा काम हो जाता है, तो बस मैं आखिर में यही बात कहूंगा कि इनकी गुफ्तगू से बड़ा मैं आज महसूस हुआ हूँ, और जहाँ इन्होंने 3-4 सब्जेक्ट बताया है ना, उसमें मैं एक सब्जेक्ट और मैं भी ऐड करना चाहूंगा, वो है सियासियात। हमारे यहाँ लोगों को निज़ाम हुकूमत और निज़ाम माशियत का पता ही नहीं है, उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो किस निज़ाम के तहत। लेकिन जो आजकल सियासत हो रही है ना, उससे लोग बड़े दूर भाग रहे हैं। देखो ना, नौजवान हमारे जो है ना वो अब सियासत को, जब हमारा नौजवान ही ट्रेन नहीं होगा एक सियासत करने के लिए, तो डेफिनेट सी बात है जो बाबे सियासत कर रहे हैं उन्हीं के बच्चे ही आएंगे बाद में सियासत करने के लिए, जब आप सियासत नौजवान तैयार नहीं करोगे तो यही बात होगी, डेफिनेट सी है बाबे ही आएंगे नौजवान कोई नहीं आएगा, वही बाबे रहेंगे और कौन नहीं है बाबा, कोई नहीं बाबा नहीं आएगा। ये आपने जाते जाते मुझे बहुत ही हंसा दिया इस बात में। अच्छा क्योंकि टाइम भी हमारे पास अब पता ही नहीं चला, बातें इतनी अच्छी हो रही थी, गुफ्तगू इतनी अच्छी चल रही थी, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज छोटा सा है कि जी देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, आपको थ्रू प्रॉपर चैनल ही आगे आना पड़ता है, कोई छोटा तरीका नहीं है पैसे कमाने का, आपको एक सीढ़ी पे ही चढ़ना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करके अपना नाम बनाना पड़ता है, देन आपको चीजें खुद ब खुद मिलती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बात है मेरी भी कि जो चैलेंजेस आपके सामने रखे जा रहे हैं उनको रूट कॉज देखी जाए उनकी, और रूट से ही उनको उखाड़ा जाए तो बेहतर है, ताकि दोबारा जिंदगी में सामने ना आए। अच्छी ग़िज़ा भी है, अच्छी ग़िज़ा भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।